हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। और इस वीडियो में आपको पोइट्री के अंतर्गत क्लास 12th यूपी बोर्ड के इंग्लिश पोइट्री के अंतर्गत इसमें एक ही वीडियो में आपको सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेन मिलेगा। और तो देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। तो पोइट्री का जो पहला चैप्टर होगा वो करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। ये सर हेनरी वॉटन द्वारा कंपोज की हुई एक पोएम है। दूसरा चैप्टर है द ट्रू ब्यूटी, ये थॉमस कैरियो द्वारा कंपोज की हुई पोएम है। तीसरा है ऑन एज ब्लाइंडनेस, ये जॉन मिल्टन ने लिखी ये पोएम। और चौथी जो पोएम है एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये थॉमस ग्रे द्वारा कंपोज की हुई पोएम है। एक्चुअली इस पोएम में ये पूरी पोएम नहीं है, कायदे से कहा जाए जो इंटरमीडिएट में ये बहुत बड़ी पोएम है, लेकिन इसका कुछ अंश दिया गया है इसमें। फिर इसके बाद पांचवी जो पोएम है आ लेमेंट, ये पीवी शैली द्वारा कंपोज की हुई पोएम है। और छठवीं पोएम है ला वेले डेम सेंस मर्सी, ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखी हुई पोएम है। अगली जो पोएम है द पासिंग ऑफ आर्थर, ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा कंपोज की हुई पोएम है। अब जो आठवीं पोएम है वो है माई हेवन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये कंपोज की है। और नौवीं जो पोएम है वो है स्टॉपिंग बाय गुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज की ही पोएम। और जो लास्ट है वो है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, ये स्वामी विवेकानंद ने ये पोएम कंपोज की है। तो इस तरीके से इस वीडियो में आपको इन सारी पोएम का एक्सप्लेन मिलेगा, व्याख्या मिलेगी हिंदी में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं पहली पोएम से। इसका जो बैकग्राउंड है एक्चुअली में, इसमें एक सुखी व्यक्ति या सुखी जीवन का रहस्य बताया गया कि सुखी व्यक्ति में कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। जो हमेशा सुखी होता है उसके क्या क्या उसमें गट्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, उनके बारे में कवि ने चर्चा की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पोएम से। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, कि जो प्रसन्न व्यक्ति है, कवि कहता है जो प्रसन्न व्यक्ति है, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, कितना खुश, इज ही बॉर्न और टॉट, वो जन्म से ही कितना खुश है या उसको खुश रहना सीखा है उसने। दैट सर्व्स नॉट एनदर विल्स, सर्व्स मीन होता है सेवा करना, नॉट एनदर विल्स, एनदर मतलब अन्य किसी की, विल मीन इच्छा, जो अन्य किसी यानी जो प्रसन्न व्यक्ति है वो अन्य किसी की इच्छाओं की सेवा नहीं करता, अर्थात अन्य किसी की इच्छाओं से के हिसाब से नहीं चलता, वो अपनी इच्छाओं का मालिक होता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, कि जिसका सुरक्षा कवच, यानी जो आर्मर मीन होता है सुरक्षा कवच, जिसका सुरक्षा कवच उसके ईमानदार यानी ऑनेस्ट, उसके अच्छे और सुंदर विचार हैं। एंड सिंपल ट्रुथ, और उसकी सादी सच्चाई यानी सिंपल साधारण सी उसकी जो सच्चाई है, सच्चाई उसकी हिज अटमोस्ट स्किल, उसकी सच्चाई ही उसकी योग्यता है। तो यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि जो प्रसन्न व्यक्ति है वो जन्म से ही प्रसन्न है, और उसको सिखाया भी प्रसन्न होना कि कैसे प्रसन्न, या तो वो सीखा है जन्म से ही प्रसन्न होना, बचपन से ही वो प्रसन्न है। और वो किसी की इच्छा का पालन नहीं करता, किसी के हिसाब से नहीं चलता, जिसका सुरक्षा कवच ही उसकी ईमानदार विचार है, और सच्चाई उसकी सर्वोत्तम योग्यता है। अटमोस्ट स्किल मीन होता है सर्वोत्तम योग्यता। आगे देखें, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज पैशंस, पैशंस मीन होता है मनोवेग, मनोवेग अर्थात जैसे क्रोध, ईर्ष्या, दुर्भावनाएं, घृणा, ये सारे उसके मालिक नहीं होते। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, यानी ये इन सारी चीजों के वो अधीन नहीं होता, ये सारी चीजें जो मन की जो दुर्भावनाएं हैं, दुर्विचार हैं, वो उसकी मालिक नहीं होती, वो स्वयं उनका मालिक होता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, हुज सोल जिसकी आत्मा या जिसकी चेतना यानी जो स्वयं तैयार है, इज स्टिल अभी तुरंत, प्रिपेयर्ड फॉर डेथ वो हमेशा मृत्यु के लिए तैयार है, अर्थात वो मरने से भी नहीं डरता। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, अनटाइड बंधन मुक्त है, टाइड नहीं है, बंधा हुआ नहीं है, अनटाइड है, अनटू द वर्ल्ड संसार से, विद केयर कि संसार की चिंता से भी मुक्त है वो, उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं। ऑफ प्रिंसली लव, अब कौन कौन सी चिंता, ऑफ प्रिंसली लव यानी प्रिंसली मतलब राजसी प्रेम, और वल्गर ब्रीथ, वल्गर मीन होता है सामान्य लोगों की आलोचना, वल्गर ब्रीथ, वल्गर मीन सामान्य, ब्रीथ मीन आलोचना, वो सामान्य लोगों की आलोचना की भी चिंता नहीं करता,
कि सामान्य लोग अगर उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, तो उसको इसकी चिंता नहीं है। ना ही उसको राजा की कृपा या राजा के प्रेम की आवश्यकता है, राजसी प्रेम की आवश्यकता है। वो संसार से पूर्ण रूप से मुक्त है। अनटाइड अनटू द बर्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ। ना उसको राजा के प्रेम की चिंता है, ना ही सामान्य लोगों की आलोचना की चिंता है। इन दोनों से ही वो मुक्त है, प्रेम और आलोचना दोनों से मुक्त। अब आगे, Who hath his life from rumors freed? Who hath mean who has, जिसके पास है his life अपना जीवन, from rumors freed यानी जिसका जीवन, rumors mean अफवाहों से, freed मतलब मुक्त है, जो अपना जीवन अफवाहों से मुक्त रखता है, अर्थात वो हर एक प्रकार की अफवाहों से मुक्त है। Whose conscience, जिसकी चेतना या जिसकी अंतरात्मा, is है his strong retreat, उसका मजबूत शरण स्थल। रिट्रीट मीन होता है शरण स्थान, अर्थात वो अपनी आत्मा की ही शरण में है, अर्थात वो हमेशा अपनी आत्मा के अनुसार ही काम करता है, चलता है, उसका अनुसरण करता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड। हुज स्टेट अर्थात जिसकी अवस्था या जिसका मानसिक संतुलन या जिसकी प्रसन्नता, कुछ भी कह दें हम यहाँ, कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड अर्थात फ्लैटर्स मीन चापलूस, फीड मीन होता भोजन देना, यानी चापलूस उसकी अवस्था को भोजन नहीं दे सकते, चापलूसी नहीं कर सकते। भोजन देने का अर्थ है इधर चापलूसी करना, यानी जो चापलूस लोग हैं वो चापलूसों के अधीन नहीं होता, उनकी बातों में नहीं आता, वो चापलूसी से भी मुक्त है। नॉर र्यून और ना ही उसका विनाश, मेक ऑपरेशर्स ग्रेट, अगर उसका वो नष्ट भी हो जाए तो उससे दमनकारी लोगों को कोई महानता नहीं मिलनी, उससे उनका कोई उपकार नहीं होना। नॉर र्यून मेक ऑपरेसर ग्रेट, कि जिसका नष्ट होना भी दमनकारी लोगों को, ऑपरेसर्स लोगों को, जो दूसरों को दबा के काम करते हैं, तो उनका भी कोई भला नहीं होना, कोई उससे महान नहीं बनेंगे। तो समझ में आ गया। आगे देखें, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, जिसकी अवस्था को चापलूसों द्वारा पोषित नहीं किया जा सकता, और ना ही जिसके नष्ट होने पर ऑपरेसर्स लोग, जो दमनकारी लोग हैं, वो महान हो सकते। यानी वो हर प्रकार से उसकी जो चित्त की अवस्था है, जो उसकी मानसिक संतुलन है, वो हर प्रकार चापलूसी से मुक्त है, दमनकारियों के प्रभाव से भी मुक्त है, हर प्रकार से मुक्त है। हु एनवीज नन हुम चांस डोथ रेज, हुन एनवीज नन, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता। हुम जिनको, चांस डोथ रेज जिनको अवसर मिलने पर जो कभी उन्नति करते हैं, यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अवसर मिलने पर उन्नति, अवसर मिला कि वो उन्नति कर जाते, ऊंचे उठ जाते। डोथ रेज मीन होता ऊंचा उठ जाना। तो ऐसे लोगों से भी ईर्ष्या नहीं करता, जो बाई चांस प्रगति करते हैं उनसे भी ईर्ष्या नहीं करता। नॉर बाइस, ना ही उनकी बुराई करता। हु नेवर अंडरस्टूड, वो कभी बुरा नहीं मानता या कभी दिमाग में भी नहीं रखता। हाउ डीपेस्ट बाउंड्स आर गिवन विद प्रेज, कि कितने गहरे घाव, हाउ डीपेस्ट बाउंड्स आर गिवन, उसको दिए गए विद प्रेज, कि उसको प्रसन्नता रूपी जो घाव दिए गए। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने बात कुछ करते हैं और पीछे कुछ करते हैं, यानी मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम। वो यानी झूठी प्रशंसा से भी वो बुरा नहीं मानता, उसको भी वो दिमाग में अपनी नहीं रखता, उससे भी वो मुक्त होता है, जो प्रसन्न व्यक्ति है। तो सदा चित्त प्रसन्न व्यक्ति के ये कवि कहता है, हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट बाउंड आर गिवन विद प्रेज, कि उसको प्रशंसा से कितने गहरे घाव दिए, वो इसका बुरा नहीं मानता, यानी इससे मुक्त होता है झूठी प्रशंसा से। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, रूल्स ऑफ स्टेट यानी जो राज्य के नियम कानून होते हैं, जो सांसारिक नियम कानून है, वो उनके हिसाब से नहीं चलता, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन वो अच्छाई के नियमों से चलता है। नेक्स्ट देखें, हु गॉड डोथ अर्ली लेट एंड अर्ली प्रे, हु गॉड जो भगवान की, डोथ मीन होता है डज, करता है, DOTH का मतलब है डज, वो भगवान की लेट एंड अर्ली, देर सवेर प्रार्थना करता है, यानी जब भी उसको समय मिलता है ईश्वर की प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, मोर ऑफ हिज ग्रेस, मोर मतलब अधिकतर, ऑफ हिज ग्रेस उसकी कृपा के लिए, ईश्वर की कृपा के लिए, देन गिफ्ट्स टू लैंड, ना कि इस चीज के लिए कि उसके बदले, प्रार्थना के बदले ईश्वर उसे कुछ गिफ्ट दे, कुछ उपहार दे। तो भगवान से बिना किसी इच्छा के निरासक्त भाव से ईश्वर की प्रार्थना करता है, केवल उसकी कृपा पाने के लिए, उससे कोई गिफ्ट या किसी लोभ लालच में भगवान की प्रार्थना
या उसकी पूजा नहीं करता। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, हु एंटरटेन्स, जो मनोरंजन करता है, द हार्मलेस डे, हानि रहित दिन में, यानी पूरा दिन बड़े बिना किसी हानि के बिताता है। विद अ वेल चूजन बुक और अ फ्रेंड, एक अच्छी चुनी हुई बुक यानी अच्छी किताबों में अपना समय व्यतीत करता है या अच्छे फ्रेंड के साथ। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, ऐसा व्यक्ति मुक्त होता है, दास्तापूर्ण बंधनों से मुक्त होता है। सर्वाइल मीन होता है दास्तापूर्ण और बैंड्स मीन बंधन। वह व्यक्ति जो प्रसन्न है, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम मीन होता है मुक्त होना, काय से, सर्वाइल बैंड्स, सर्वाइल यानी दास्तापूर्ण बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ, अब सर्व दास्तापूर्ण बंधन कौन है, ऑफ होप टू राइज यानी उन्नति की आशा, और फियर टू फॉल गिरने का भय, यानी जो दास्तापूर्ण ये जो उन्नति की आशा है और गिरने का जो भय, इन दोनों बंधनों से वो मुक्त होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, दो नॉट ऑफ लैंड्स, वो लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ स्वयं का मालिक होता है, यानी वो स्वयं अपने ही अधीन होता है, अपने मन का स्वामी होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि वो किसी जमीन का स्वामी नहीं लेकिन स्वयं का स्वामी होता है। एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता। ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। ही हैथ मतलब हैज, वो रखता है, सब कुछ रखता है, यानी कुछ ना होते हुए उसके पास सब कुछ होगी। द ट्रू ब्यूटी यानी सच्ची सुंदरता, थॉमस कैरियो ने ये लिखा है, उनके द्वारा कंपोज्ड है। ये इस पोएम में कवि चर्चा करता है दो प्रकार की सुंदरता, दो प्रकार की ब्यूटी के बारे में। एक होती है फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता, एक होती है स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक सुंदरता। तो इसमें कवि कहता है कि जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो समय जैसे ही गुजरता है तो फिजिकल अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, फिजिकल ब्यूटी वेस्ट अवे हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन जो एक स्पिरिचुअल ब्यूटी है, आध्यात्मिक सुंदरता है, वो कभी नष्ट नहीं होती, चाहे समय कितना भी हो जाए, वो एवर लास्टिंग है, इमोर्टल है, अमर है। तो चलिए आपको बताएं पहले तो ये जो ये पोयम है द ट्रू ब्यूटी, ये एक फेमस लिरिक है, लिरिक मतलब एक गीत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पोयम से। ही दैट लव्स अ रोजी चीक, कवि कहते हैं कि जो वह व्यक्ति, ही मतलब वह, दैट जो, लव्स अ रोजी चीक जो गुलाबी, रोजी मतलब गुलाबी, गाल को जो प्रेम करता है, और अ कोरल लिप एडमायर, कोरल मीन एक मूंगा होता है, एक मूंगा नाम का एक रत्न है जो लाल कलर का होता है। कोरल लिप एडमायर यानी ओंठों की जो उपमा है इधर, ओंठों को कोरल जैसे कलर का, कोरल यानी मूंगा होता है उसके कलर का बताया गया है, यानी कोरल जैसे लाल लाल ओंठों की प्रशंसा करता है। एडमायर मीन प्रशंसा करना। और अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आईज डॉथ सीख, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज यानी तारों जैसी आंखों से सीख यानी खोजता है। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, फ्यूल ईंधन, टू मेंटेन बरकरार रखने के, हिज फायर्स कहने का कवि का इधर अर्थ है अपने प्रेम की अग्नि को बरकरार रखने के लिए जो गुलाबी गालों की प्रशंसा करता है, कोरल जैसे ओंठों की, गुलाबी गालों को प्रेम करता है, कोरल जैसे ओंठों की प्रशंसा करता है, तारों जैसी आंखों से ईंधन खोजता है अपने प्रेम की अग्नि को बरकरार रखने के लिए। ऐसा प्रेमी जो शारीरिक, इस प्रकार के शारीरिक सौंदर्य को प्रेम करता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स, ओल्ड टाइम कहने का मतलब है जैसे ही समय पास होता है, समय गुजरता है, समय आगे जाता है, तो दीज डिके यानी जो भी ये सौंदर्य है, चाहे वो रोजी चीक हो, चाहे वो कोरल लिप हो, चाहे तारों जैसी आंखें हो, जितना भी ये शारीरिक सौंदर्य है, ये समय आने पर, समय के पास होने पर नष्ट हो जाता है। तो ऐसा प्रेमी जो अपनी प्रेमिका में ये सब खोजता है, उसके गुलाबी गालों को प्रेम करता है, उसके कोरल जैसे लाल ओंठों को की प्रशंसा करता है, और उसकी तारों जैसी आंखों से अपने प्रेम की अग्नि को निरंतर बनाए रखने के लिए, यानी अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए उससे ईंधन खोजता है, मसाला खोजता है। सो ऐसे प्रेमी की हिज फ्लेम्स यानी उसके प्रेम की लपटें, फ्लेम्स मीन लपटें, यानी उसका प्रेम, जो उसकी प्रेम की अग्नि है, मस्ट वेस्ट अवे, अवश्य नष्ट हो जाएगी, एक दिन नष्ट हो जाती है। तो आगे देखते हैं। बट लेकिन अभी लेखक ने इस फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताया कि फिजिकल ब्यूटी के नष्ट होने पर
प्रेम भी नष्ट हो जाता है, वो प्रेम नहीं रहता जो फिजिकल अट्रैक्शन पर बेस्ड होता है। आप कभी चर्चा करते हैं बट लेकिन स्मूथ एंड स्टीट फास्ट माइंड, gentle thoughts and calm desires, heart with equal love combined, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. अब लेखक कहता है वहां जहां वट अ स्मूथ, एक निरंतर एक सा रहने वाला, स्मूथ मतलब बिल्कुल कोमल, एक सा निरंतर एक सा रहने वाला, एंड स्टीट फास्ट माइंड, कि जहां सौंदर्य में क्या है, एक निरंतर एक सा रस है और दृढ़ता है, उसके मन की दृढ़ता यानी मस्तिष्क जहां सदा एक है, मन शांत है, विचार अच्छे हैं, काम डिजायर्स, इच्छाएं शांत है, काम मतलब शांत, डिजायर्स में इच्छाएं, और जहां इच्छाएं शांत है, हर्ट विद इक्वल लव, और जो हृदय है यानी हर्ट्स, इधर हर्ट्स कहने का, हर्ट ने कभी ने हर्ट को प्लूरल यहां कहा, यानी हर्ट ना बोल के हर्ट्स बोला, यानी जहां दोनों प्रेमी और प्रेमिका दोनों का हृदय समान प्रेम से भरा हुआ, विद इक्वल लव कंबाइंड, कि दोनों का हृदय समान प्रेम से भरा हुआ है, काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, काइंडल मीन होता प्रेरित करना, वहां जिनके हृदय में, जिनके पास एक सदा एक सा रहने वाला और दृढ़ मस्तिष्क है, अच्छे विचार हैं, जेंटल थॉट्स हैं, शांत इच्छाएं हैं, जिनका हृदय समान प्रेम से भरा हुआ है, जहां ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें प्रेरित करती है, काइंडल प्रेरित करती है नेवर डाइंग फायर्स, कभी ना बुझने वाली प्रेम की अग्नि को, यानी जहां भी ये आध्यात्मिक सौंदर्य है इस प्रकार का, वहां प्रेम की अग्नि कभी भी नष्ट नहीं होती। वेयर दीज आर नॉट, कवि कहते हैं वेयर दीज आर नॉट, जहां ये सारी चीजें नहीं होती, आई डेस्पाइस, मैं घृणा करता हूं, मैं विरोध करता हूं, लवली चीक्स, उन उन प्यारे गालों की मैं, गालों से मैं घृणा करता हूं, और उन ओंठों से भी घृणा करता हूं जो कोरल जैसे लाल थे, और उन तारों जैसी आंखों से भी मैं घृणा करता हूं। अर्थात कवि हर प्रकार से फिजिकल ब्यूटी को नकार रहा है और स्पिरिचुअल ब्यूटी को एक्सेप्ट कर रहा है, उसको उस ये कहने की कोशिश कर रहा है कवि कि जो आध्यात्मिक सुंदरता है, अच्छा मन, अच्छे विचार, इच्छाएं शांत, प्रेम से भरा हुआ हृदय, तो अगर यहाँ जहां भी ये सारी चीजें हैं, तो वो हमेशा वो हृदय सदा ही कभी भी उसके हृदय में प्रेम की अग्नि नहीं बुझेगी, जिसके पास भी ये सौंदर्य है, आध्यात्मिक सौंदर्य। और कभी कहता है जहां ये सारी चीजें नहीं है, तो वो उन सुंदर गालों की, उन मूंगे जैसे लाल ओंठों की और उन आंखों से वो घृणा करता है, उनकी निंदा करता है। जॉन मिल्टन द्वारा कंपोज की हुई 14 लाइन की पोयम है। 14 लाइन की पोयम को हम लोग सोनेट बोलते हैं, कि सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन की पोयम। इसमें कवि बहुत कम समय में अंधा हो जाता है अपने जीवन में, यानी ये कहें कि अपनी आधी उम्र से भी कम अवस्था में उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। तो प्रारंभिक कुछ लाइनों में वो इसके लिए ईश्वर को दोषी ठहराता है और कहता है कि मुझ में जो टैलेंट आपने दिया है, उस टैलेंट का मैं इस अंधेपन के कारण यूज नहीं कर पा रहा हूं। फिर बाद में शीघ्र ही, जब पहले तो भगवान को दोष देता है, फिर धीरे से स्वयं ही अपनी गलती को स्वीकार करता है और भगवान से क्षमा भी मांगता है, और बाद में सब कुछ ईश्वर पर छोड़ के आगे फिर अपनी भूल को क्लियर करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधा इसके पैसेज पर, और इसका टेक्स्ट क्या है आगे देखते हैं। सीधा चलते हैं पोएम पर। वेन, जब आई कंसीडर, मैं सोचता हूं, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि कैसे माई लाइट, मेरी आंखों की रोशनी, लाइट मीन रोशनी, इज स्पेंट, स्पेंट मीन खर्च हो गई, या खत्म हो गई, या चली गई, एरी हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, कि लेखक कहता है, कवि कहता है, वेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूं कि कैसे, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, एरी हाफ माई डेज, एरी मतलब होता है पहले, हाफ मीन आधा, आधा समय, और माई डेज कि मेरे दिनों के, अर्थात मेरी उम्र के आधे समय के पहले, कि जब मेरी आंखों की रोशनी चली गई, तो मैं सोचता हूं ये कैसे चली गई।
इन दिस डार्क वर्ल्ड, इस अंधेरे संसार में, एंड वाइड, इस विस्तृत अंधेरे संसार में, जब मैं सोचता हूं कि कैसे मेरी उम्र के आधे समय से पहले मेरी आंखों की रोशनी चली गई, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड लॉस्ट विद मी यूजलेस। कि लेखक कहता है दैट वन टैलेंट, कि वो एकमात्र टैलेंट यानी मेरी प्रतिभा, विच इज डेथ, कि विच इज डेथ जो मृत्यु है, टू हाइड यानी जिसको अगर मैं छिपाऊं जिस टैलेंट को तो वो मृत्यु के समान है, विच इज डेथ टू हाइड लॉस्ट विद मी यूजलेस। लॉस्ट विद मी मतलब होता है मुझ में पड़ा हुआ है, यूजलेस मीन बेकार, वो मुझ में बेकार पड़ा हुआ, वो एकमात्र टैलेंट जो अगर मैं छिपाता हूं और जो मुझ में बेकार पड़ा हुआ अगर मैं उसको छिपाता हूं तो फिर ये मेरी एक मृत्यु के समान होगा। दो यद्यपि माई सोल मोर बेंट, माई सोल मेरी आत्मा, मोर बेंट ज्यादा तत्पर है, बेंट झुकी हुई है, तत्पर है, टू सर्व देयर विद माई मेकर, टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विद जिससे, माई मेकर, कि एकमात्र जो टैलेंट है मुझ में, लेखक में यानी कवि में एकमात्र जो टैलेंट है वो है कविता करने का टैलेंट, कि वो कविता करने में निपुण है, कवि है। और उसके जीवन की वास्तव में कहा जाए तो स्वयं जॉन मिल्टन के ही जीवन की कहानी है, कि उन्होंने इसको पंक्तिबद्ध किया हुआ है कि लेखक जो कवि है वो बहुत कम समय में अपनी आंखों की रोशनी खो देता है। तो इस पर वो इन प्रारंभिक लाइन में ईश्वर से शिकायत कर रहा है कि कैसे, जब वो कहता है कि जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरे उम्र के आधे समय में मेरे जीवन की मेरी आंखों की रोशनी चली गई और इस अंधेरे, इस डार्क संसार में, इस विस्तृत संसार में मैं मात्र अकेला रह गया। और वो कहता है कि एकमात्र टैलेंट जो कविता करने का मुझ में है, अगर मैं उसको छिपाता हूं तो ये मेरी मृत्यु के समान होगा, वो मुझे बेकार पड़ा है। दो यद्यपि माई सोल मोर बेंट, यद्यपि जो मेरी आत्मा है वो मोर बेंट बहुत ज्यादा झुकी हुई है, अर्थात कहने का मतलब है तत्पर है, टू सर्व देयर विद माई मेकर, यानी उस टैलेंट से, देयर विद उस टैलेंट से, माई मेकर मैं अपने मेकर यानी रचनाकार अर्थात ईश्वर, हे प्रभु मैं तुम्हारी उससे सेवा करना चाहता हूं, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं माई ट्रू अकाउंट, मैं अपना सही लेखा जोखा अकाउंट, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि ही रिटर्निंग लौटने पर, चाइल्ड चाइल्ड मीन होता फटकारना, कि कहीं ऐसा ना हो ईश्वर मुझे लौटने पर अंत में फटकारे, जब मैं उसके पास जाऊं तो मुझे वो इस बात ये कहकर डांटे, फटकार लगाए कि जो मैंने एकमात्र टैलेंट तुम्हें दिया था वो कहाँ गया, उसका तुमने यूज क्यों नहीं किया। तो लेखक कहता है कि मेरी आत्मा बहुत ज्यादा तत्पर है, टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं उस टैलेंट से अपने ईश्वर की सेवा करना चाहता हूं और अपने ट्रू अकाउंट, अपने सही लेखा जोखा को उसके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो ही रिटर्निंग चाइल्ड, वो लौटने पर मुझे फटकारे डांटे। डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिनाइड क्वेश्चन मार्क। अब लेखक क्वेश्चन करता है, डोथ गॉड एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मीन आशा करता है, डे लेवर दिन भर, लाइट डिनाइड यानी दिन भर परिश्रम की मुझसे भगवान आशा करता है, ईश्वर आशा करता है, लाइट डिनाइड लेकिन मेरी आंखों की रोशनी तो इस आशा को पूरा नहीं होने देती, अर्थात वो तो मुझसे आशा करता है कि मैं दिन भर उसके लिए परिश्रम करूं, अर्थात अपने टैलेंट का प्रयोग करूं, उसके लिए कविताएं लिखूं, लेकिन कैसे लिखूं, लाइट डिनाइड मेरी जो रोशनी वो मना कर देती है। आई फॉन्डली आस्क, ऐसा मैं बड़ी मूर्खतापूर्वक पूछता हूं, कहता हूं ईश्वर से शिकायत करता हूं कि आप मुझसे दिन भर परिश्रम की आशा करते हो, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी वो परिश्रम करने से मना करती है। जब मैं ऐसा फॉन्डली आस्क करता हूं, फॉन्डली मतलब होता है मूर्खतापूर्ण तरीके से पूछता हूं, तो बट लेकिन पेशेंस जो मेरा धैर्य है, टू प्रिवेंट, लेकिन जो मेरा धैर्य है, इधर धैर्य को कवि ने पर्सोनिफाई कर दिया, तो इस लाइन में कहें कि पेशेंस को पर्सोनिफाई कर दिया गया है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, अब उस मर्मर मीन होता बड़बड़ाहट,
अब पेशेंस जो मेरा धैर्य है उस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए सून रिप्लाइज बहुत शीघ्र ही मुझे उत्तर देता है। अर्थात लेखक जब शिकायत करता है कि मैं दिन रात ईश्वर मुझसे परिश्रम की आशा रखता है और मेरी आंखों की रोशनी परिश्रम करने से मना कर देती है, जब मैं ऐसी ईश्वर से शिकायत करता हूं तो मेरी आत्मा माई पेशेंस यानी मेरा धैर्य उस बड़बड़ाहट को मेरी शिकायत को तुरंत ही रोकता है और रिप्लाई करता है। God doth not need either men's work or his own gift. और मेरा धैर्य जवाब देता है, कहता है कि ईश्वर को ना तो मनुष्य के द्वारा किए हुए किसी कार्य की आवश्यकता है और ना वह अपने उपहार के बदले कुछ चाहता है। यानी नाइदर गॉड डोथ नॉट नीड आइदर मेंस वर्क, कि ना तो उसको या तो उसके मनुष्य के मेंस वर्क यानी मनुष्य के कार्य की आवश्यकता है और हिज ऑन गिफ्ट, और ना ही उसको उसके किसी गिफ्ट की आवश्यकता है। यानी जो भी उपहार की यानी ईश्वर ने जो भी जितने सारे हमें उपहार दिए, हवा, पानी, अग्नि, यानी ये जो प्रकृति प्रदत्त सारी सुविधाएं हैं सारी ईश्वर ने दी। उन गिफ्ट के बदले ईश्वर कोई हमसे कुछ नहीं चाहता। हु वेस्ट वियर हिज माइल्ड ओक दे सर्व हिम बेस्ट। वे जो हु मतलब वे लोग वेस्ट वियर जो सबसे अच्छा सहन करते हैं, हिज माइल्ड मीन होता है हल्का, योक मीन होता है जुआ, जो बैल को हाँकने पर ये कहे बैल के कंधों पर एक रखा जाने वाला जुआ होता है एक टाइप, तो उसको यानी यहाँ जुए का मतलब नहीं है, इधर मतलब है कष्ट का, कि जो ईश्वर द्वारा दिए हुए कष्टों को बहुत अच्छे से सहन करते हैं। वे लोग दे सर्व हिम बेस्ट, कि उसकी आत्मा यानी उसका धैर्य उसको जवाब देता, उसकी बड़बड़ाहट को रोकता है और रिप्लाई करता है कि भगवान ईश्वर को गॉड डज नॉट नीड आइदर मेंस वर्क, कि भगवान को मनुष्य के किसी कार्य की आवश्यकता नहीं है और हिज ऑन गिफ्ट, और ना ही उसको उसके खुद के जो उसने मनुष्य को गिफ्ट दिए हैं उसके बदले भी वो कुछ नहीं चाहता। हु वेस्ट बियर हिज माइल्ड ओक दे सर्व हिम बेस्ट। वे जो वेस्ट बियर जो सबसे अच्छा सहन करते हैं उसके द्वारा दिए हुए कष्टों को बड़े खुशी खुशी सहन करते हैं और वे भगवान की सेवा भी बहुत अच्छे से करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी जो अवस्था है वो राजाओं के जैसी है, यानी बहुत बड़ा राजसी व्यक्तित्व है। थाउजेंड एट हिज वेडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन, कि थाउजेंड एट हिज वेडिंग स्पीड, हजारों एट हिज बिडिंग, बिड मीन होता आज्ञा देना, स्पीड, कि ईश्वर ने आज्ञा दी नहीं कि उसकी आज्ञा देते ही हजारों लोग बड़ी स्पीड से, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन, पोस्ट मीन होता है यात्रा करते, लैंड एंड ओशियन, कि चाहे धरती पर काम हो या समुद्र में कहीं भी हो, वे बड़ी स्पीड से यात्रा करके वहां तक बिना रेस्ट के, विदाउट रेस्ट, अर्थात भगवान का कार्य करते हैं, करने पर ईश्वर का कार्य करने में सक्षम होते, कर देते हैं। दे ऑल्सो सर्व, वे सेवा भी करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, कुछ ऐसे होते हैं जो केवल खड़े होते हैं एंड वेट करते रहते हैं, अर्थात ईश्वर की जो अवस्था है यानी भगवान के पास, ईश्वर के पास उसकी जो अवस्था है स्टेट इज किंगली, उसकी जो अवस्था है वो राजाओं के जैसी है। थाउजेंड एट हिज वेडिंग स्पीड, यानी हजारों, अब हजारों कौन, देवदूत, हजारों देवदूत उसकी आज्ञा का बिना आराम किए, विदाउट रेस्ट, एट हिज वेडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन, विदाउट रेस्ट, कि बिना आराम किए तुरंत उसने आज्ञा दी नहीं कि पालन करने के लिए तैयार, कि पृथ्वी तथा समुद्र में उपस्थित रहते हैं, पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन, यानी यात्रा करते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो दे ऑल्सो सर्व, वे सेवा भी करते हैं, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो खड़े होते हैं और इंतजार करते होते हैं, अर्थात यहाँ भावार्थ ये है कि दे ऑल्सो सर्व, वे सेवा भी करते हैं, हु ओनली स्टैंड, और खड़े भी होते हैं और इंतजार भी कर रहे होते हैं कि कब उनकी बारी आ जाए
या ये कहें कि दूसरा भाव भी अगर हमें कर लेना चाहें तो इस प्रकार का है कि वे सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हैं, चाहे ईश्वर कष्ट दे या कुछ भी दे, हर प्रकार से वे रेडी होते हैं। ये कि कवि जो होता है वो सांझ के समय में जो गांव का कब्रिस्तान होता है वहां खड़ा होता है, तो लगभग सांझ होने जा रही होती है, सारे जानवर वगैरह अपने अपने घर लौट रहे होते हैं, तो कभी वहां उन कब्रों, जो गांव के जो पूर्वज वगैरह की जो कब्रें रहती हैं, यानी जो असभ्य पूर्वज रहते हैं, अनपढ़ पूर्वज, उनकी कब्रों के बीच में खड़े हुए उन कब्रों के प्रति अपनी संवेदना को व्यक्त करता है। तो देखते हैं पोयम में है क्या क्या, इसका कवि ने क्या क्या इसमें दिया है, देखते हैं, सीधा टेक्स्ट पर आते हैं। The curfew tolls the knell of parting day. The lowing herd wind slowly over the lea. The ploughman homeward plods his weary way and leaves the bird to darkness and to me. कवि कहता है द कर्फ्यू, कर्फ्यू मीन होता है गिरजाघर की घंटी, टॉल्स मीन होता है बजती है, द नेल मीन होता है जो नेल मीन होता है ध्वनि, और पार्टिंग डे, पार्टिंग मतलब होता है जाते हुए, विदा लेते हुए, अर्थात गुजरते हुए, डे मतलब दिन, कि जो गिरजाघर की घंटी बजती है तो वो इस बात का संकेत होती है कि दिन गुजर रहा है, अर्थात दिन ढल रहा है, सांझ हो रही है। नेल मीन होता है संकेत। द लोइंग हर्ड, लोइंग मीन होता है रम्हाता हुआ, हर्ड मीन पशुओं का झुंड, विंड मीन चलता है, स्लोली मतलब धीरे धीरे, ओवर द ली चारागाह में धीरे धीरे ये चलता है, अर्थात जानवरों का झुंड भी चारागाह से धीरे धीरे घर की ओर लौट रहा है। द प्लाउमैन होमवर्ड्स प्लॉट्स हिज वेरी वे, प्लाउमैन मीन किसान, होमवर्ड्स घर की ओर, प्लॉट्स चलता है, हिज वेरी वे, इधर वेरी वे का मतलब है थका बांधा रास्ता नहीं है, किसान थका हुआ अपने रास्ते पर चल रहा है। द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे एंड लीव्स द बर्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, एंड लीव्स द बर्ड संसार को छोड़ता है, टू डार्कनेस अंधेरे के लिए, एंड टू मी मेरे लिए, यानी संसार और मुझे। कवि ये कह रहा है, कब्रिस्तान के बीच में खड़े हुए कहता है कि जो गिरजाघर की घंटी बजती है, द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, यानी जो कर्फ्यू बजती है वो इस बात का संकेत होती है कि समय सांझ का समय होगा, यानी कर्फ्यू का बजना, गिरजाघर की घंटी का बजना शाम के समय ही होता है, अर्थात ये इस बात का संकेत है कि सांझ का समय हो रहा है। जानवर वगैरह भी, द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, जानवर भी, विंड मीन होता है चलना, स्लोली ओवर द ली धीरे धीरे चारागाह से चले आ रहे हैं, यानी पशुओं का झुंड रम्हाता हुआ, लोइंग मीन होता है रम्हाता हुआ, हर्ड मीन झुंड, रम्हाता हुआ जानवरों का झुंड भी चारागाह से चलता चला आ रहा है। एंड प्लाउमैन किसान होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे, और किसान भी होमवर्ड घर की ओर, प्लॉट्स चलता है, हिज वेरी वे थका हुआ अपने रास्ते पर, एंड लीव्स द बर्ड और संसार को अंधेरे में छोड़ता हुआ, एंड टू मी मुझे भी। तो लेखक ये कह रहा है कि सांझ के समय में मात्र एक अकेला और ये पूरा संसार अंधेरे में उस कब्रिस्तान में शेष बचते हैं, बाकी सब अपनी अपनी घर की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। Beneath those rugged elm that yew trees shade, where haves the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep. Beneath those rugged elm, rugged elm यानी इल्म नाम के जो भद्दे और जो साधारण से कहें पुराने और भद्दे जो पेड़ हैं, उनके नीचे, दैट यू ट्री सेड, उन यू नामक सदाबहार वृक्षों की छाया के नीचे, वेयर जहां हेप्स उगी हुई है, द टर्फ मीन सूखी घास, इन मतलब में, मैनी अ मोल्डरिंग हीप, उन मैनी अ मतलब कई, मोल्डरिंग मतलब मिट्टी के, और हीप मीन ढेर, मिट्टी के ढेरों में, कई मिट्टी के ढेरों में जो सूखी घास उगी हुई वहां, ईच इन हिज नैरो सेल, प्रत्येक यानी प्रत्येक वो पूर्वज, जो गांव का प्रत्येक जो पूर्वज है, ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, हमेशा से लेड पड़े हुए हैं। नैरो मीन सकरी, सेल मीन कब्र, कि प्रत्येक अपनी
उन सकरी कब्रों में हमेशा से पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं। द रूड फोर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप। हेमलेट मीन होता है छोटा गांव, स्लीप मतलब सोए हुए। रूड फोर फादर्स, असभ्य पूर्वज, जो गांव के असभ्य पूर्वज हैं, अनपढ़ गवार बिना पढ़े लिखे पूर्वज, वे अपनी छोटी छोटी और सकरी कब्रों में हमेशा से लेटे हुए पड़े हैं। और वे जो कब्रें हैं वे इल्म और यू नामक इल्म पेड़ के नीचे और जो सदाबहार पेड़ है, यू नामक पेड़, उनकी छाया के नीचे इनकी जो कब्रें हैं उनमें ये पूर्वज हमेशा से पड़े हुए हैं। कि उन कब्रों पर घास उगाई है, जो मिट्टी के लगभग जो कब्रें हैं मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गई हैं और उनमें घास उगी हुई है। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, द swallow twittering from the straw-billed shade, the cock's shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed. अब लेखक कहता है कि ये जो पूर्वज हैं, जो गांव के जो पुरखे हैं, पूर्वज हैं, ये जो अपनी छोटी छोटी कब्रों में नैरो सेल यानी सकरी कब्रों में हमेशा से पड़े हुए हैं, मृत दफन हैं, वे उनको कोई भी चीज जैसे कि द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, ब्रीजी कॉल, ब्रीजी मतलब होता है वो सुगंधित सुबह की वो ठंडी ठंडी वायु, यानी जो सुबह के समय जो ब्रीज होती है, समीर होती है, शीतल वायु होती है, उसकी पुकार। ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, इंसेंस मीन सुगंधित, ब्रीदिंग मीन होता है जिनको हम श्वास लेते हैं, यानी मॉर्न मीन मॉर्निंग, यानी सुबह के समय जो हम वो सुगंधित वायु की जो श्वास लेते हैं उस वायु की पुकार। द स्वेलो मीन अबाबील, ट्विटरिंग मीन चहचहाना, फ्रॉम द स्ट्रॉ-बिल्ड शेड, जो अबाबील अपने छप्पर यानी जो शेड है, यानी ये कहें छप्पर कहें या घास का जो भी स्ट्रॉ-बिल्ड शेड यानी घास के जो भी उनके ये कहें कि घोंसले वगैरह बने हैं, तिनकों से बने हुए घोंसले, उनसे अबाबील का चहचहाना। कॉक्स श्रिल क्लेरियन, मुर्गे की तेज बांग, क्लेरियन मीन श्रिल मीन होता है तेज, क्लेरियन मीन बांग, और द ईचोइंग हॉर्न, और ईचोइंग मतलब प्रतिध्वनि, हॉर्न मीन बिगुल, बिगुल की प्रतिध्वनि यानी शिकारी जो बिगुल बजाता है उसकी प्रतिध्वनि। नो मोर सेल राउज देम, कोई और नहीं, अब ये सब चीजें इनको राउज उठा नहीं सकती, देम फ्रॉम देयर लोली बेड, लोली मतलब होता है साधारण, और बेड मीन कब्र, इनकी साधारण कब्रों से अब कुछ भी ये सारी चीजें इनको जगा नहीं सकती, चाहे वो सुबह की सुगंधित वायु की पुकार हो, चाहे चिड़ियों का अपने घोंसलों से चहचहाना हो, चाहे मुर्गे की तेज बांग हो, या शिकारी के बिगुल की प्रतिध्वनि हो। ये सारे अब अक्षम है उन मृत लोगों को उनके बिस्तर से, उन बिस्तरों से जिनमें वो हमेशा से पड़े हुए, उन सकरी कब्रों से कभी अब कोई भी चीज इनको जगा नहीं सकती, उठा नहीं सकती, राउज नहीं कर सकती। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, एम्बिशन मीन महत्वाकांक्षा। अब इधर एम्बिशन को पर्सोनिफाई किया गया है, यानी इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर। अब लेखक कहता है कि महत्वाकांक्षा अर्थात महत्वाकांक्षी लोग, यहाँ महत्वाकांक्षा से मतलब है महत्वाकांक्षी लोग, मॉक मीन मजाक उड़ाना, यहाँ महत्वाकांक्षी लोग देयर यूजफुल टॉयल, उनके उपयोगी, टॉयल मीन परिश्रम का, महत्वाकांक्षी लोग मजाक न उड़ाएं। देयर होमली जॉयज, उनके साधारण से आनंदों का, एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, उनके अस्पष्ट भाग्य का यानी दुर्भाग्य का, उनके अंधकारपूर्ण दुर्भाग्य का मजाक न उड़ाएं। लेखक ने यहाँ सलाह दी है उन महत्वाकांक्षी बड़े लोगों को कि वे इन पूर्वज, जो इन कब्रों में बेचारे पूर्वज पड़े हुए हैं, इनके उस उपयोगी परिश्रम का मजाक ये लोग ना उड़ाएं, और ना ही इनके साधारण आनंदों का मजाक उड़ाएं, और ना ही इनके धुंधले भाग्य का, ऑब्सक्योर, डेस्टिनी ऑब्सक्योर का। नॉर ग्रैंडियर, ग्रैंडियर मीन होता है शान। अब इधर ग्रैंडियर को ही पर्सोनिफाई किया है, यानी इस लाइन में भी पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। नॉर ग्रैंडियर हियर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। नॉर ग्रैंडियर, ना ही महत्वाकांक्षी, सॉरी,
नॉर ग्रैंडियर यानी शानदार लोग, ना ही शानदार लोग हियर सुने, द विद डिस्डेनफुल स्माइल यानी डिस्डेनफुल घृणित मुस्कुराहट के साथ जो बड़ी शान और शौकत वाले लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, वे घृणित मुस्कुराहट के साथ ना सुने, क्या ना सुने, द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, इन गरीबों के शॉर्ट छोटे और साधारण से इतिहास को, अर्थात इनकी कहानियों को, इनके इतिहास को बड़े डिस्डेनफुल यानी घृणित मुस्कुराहट के साथ इनके इतिहास को ना सुने। एनल्स मीन होता है इतिहास, इनके अभिलेखों को ना सुने। तो द बोस्ट ऑफ हेरल्ड्री, द pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour. लेखक कहता है द बोस्ट ऑफ हेरल्ड्री, बोस्ट मीन होता है घमंड, ऑफ हेरल्ड्री, हेरल्ड्री मीन होता है उच्च कुल में जन्म लेना, तो उच्च कुल में जन्म लेने का घमंड यानी अहंकार। द pomp ऑफ पावर, pomp मीन होता है शो, दिखावा, शक्ति का दिखावा, एंड ऑल दैट ब्यूटी, वो सारी सुंदरता, ऑल दैट वेल्थ, वो सारा वैभव, एवर गिव, जो कभी इनको प्रदान किया गया है, यानी इन्होंने खुद नहीं कमाई ये सारी चीजें, इनको वे लोग जो बड़े लोग हैं, जो उच्च कुल में जन्म लिए हैं। अब उनमें उच्च कुल में जन्म लेने में उनका तो कोई हाथ नहीं, ये भी तो उनको प्रकृति प्रदत्त हुआ है, और जो पावर है, शक्ति, वो भी प्रकृति प्रदत्त है, यानी इनकी खुद की नहीं है, और वो सारी सुंदरता जो ईश्वर द्वारा प्राप्त है, ऑल दैट वेल्थ, वो सारा वैभव, वो सारा यश, वो सारा धन जो इनको कभी एवर गिव, हमेशा से मिला हुआ है, अर्थात इन्होंने अपने परिश्रम से नहीं कमाया, वे इसका घमंड ना करें। अवेट्स अलाइक, क्योंकि ये सारी चीजें इंतजार करती हैं, लाइक मतलब एक जैसे, द इनएविटेबल आवर, उस इनएविटेबल निश्चित जिसको टाला न जा सके, इनएविटेबल मतलब दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको रोका न जा सके, आवर मीन समय, घंटा, यानी उस अंतिम समय का, यानी मृत्यु का, ये सारी चीजें इंतजार करती है। इसलिए ये लोग जो बड़े लोग हैं, जिनको अपनी उच्च कुल में जन्म का अहंकार है, जिनको अपनी शक्ति का घमंड, जिनको अपनी सुंदरता और जिनको अपनी धन का घमंड है, और उस धन का जो उनको मिला है, वे घमंड ना करें, क्योंकि ये सारी चीजें अंत में मृत्यु की ओर जाती हैं, अपनी मृत्यु का एक समान रूप से इंतजार करती हैं। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, पाथ्स ऑफ ग्लोरी, जो यश के रास्ते हैं, वे तो आगे जाते हैं, बट लेकिन कहां, टू द ग्रेव, कब्रों की ओर। अर्थात कहने का मतलब लेखक ये कह रहा है, कवि ये कह रहा है कि कीर्ति तो बढ़ती है, लेकिन अंत में कीर्ति का भी अंत कब्र में होता है, यानी कीर्ति का रास्ता भी कब्र की ओर ही जाता है। तो इस प्रकार से लेखक ने इन लाइनों में बड़े सुंदर तरीके से अपनी संवेदना को उन अनपढ़ और सभ्य और जो साधारण से लोग रहे उनके प्रति, जो गांव के कब्रिस्तान में हमेशा से दफने, उनके प्रति अपनी संवेदना को व्यक्त किया। कवि है पीवी शैली, वो लगभग, वैसे तो ये 1821 में कंपोज की हुई पोयम है। उस समय लेखक जो होता है, जो कवि है, वो 28 की एज पर होता है, और इसको ये उस समय एहसास हो जाता है कि अब ये इस संसार में और ज्यादा नहीं रहेगा, तो और ये अपने आप को इनकैपेबल पाता है जीवन के और आनंद भोगने में, या ये कहें कि और ज्यादा ये सोचता है कि अब मेरे लिए संसार में और आनंद भोगने को नहीं बचा। तो अपनी इस निराशा को, एक टाइप से जीवन से निराश होकर, ये उस निराशा को कवि बहुत अच्छी पंक्तिबद्ध तरीके से, बड़े एक बहुत अच्छे मूड में, ये कहें कि बहुत अच्छे तरीके से इस पोयम को फिर लिखते हैं, और बहुत बेहतरीन पोयम है। चलो तो देखते हैं पोयम में है क्या एक्चुअली में, लेखक ने किस चीज पर विलाप किया है, किस चीज पर लेमेंट किया है, देखते हैं। ओ बर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टेड बिफोर, vain will return the glory of your prime, no more, oh never more। कवि कहता है, हे संसार, ओ बर्ड, हे संसार, हे जीवन, हे टाइम, ओ बर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, यानी हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स, कि जिनके अंतिम
चरण में यानी स्टेप्स पर, आई क्लाइम मैं चढ़ता हूं या मैं चढ़ा हुआ हूं। कि लेखक कहता है कि जहां हे संसार, हे जीवन और हे समय, कि जिन पर मैं आज जिनके अंतिम चरण पर हूं, यानी जहां जिसकी अंतिम स्टेज पर यानी अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हुआ हूं। ट्रेमलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, ट्रेमलिंग लड़खड़ाता हुआ, एट दैट कि जहां मैं आज लड़खड़ा रहा हूं, जिस पर, एट दैट वेयर जहां आई हैड स्टूड बिफोर कि जहां कभी मैं खड़ा हुआ था, मजबूती से खड़ा हुआ था, आज जहां मैं उस जगह पर लड़खड़ा रहा हूं। When will return the glory of your prime, कभी पूछता है, क्वेश्चन मार्क लगा है, कभी पूछता है when will return, कब लौटेगी, the glory of your prime, प्राइम मीन होता है युवावस्था, वो तुम्हारी युवावस्था की वो कीर्ति, वो वैभव कब लौटेगा। नो मोर, और नहीं, ओह अरे, नेवर मोर, कभी नहीं। लेखक कहता है कभी नहीं, अब कभी नहीं और कभी नहीं। तो इस तरीके से इन लाइनों में कवि ने दुख व्यक्त किया है। कवि संसार और जीवन और समय को संबोधित करते हुए कहता है कि जिसकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं आज चढ़ा हुआ हूं या खड़ा हुआ हूं, वहां कभी आज मैं वहां खड़े होकर लड़खड़ा रहा हूं, और कभी एक समय था जब मैं वहां मजबूती से खड़ा हुआ था। तो दुख व्यक्त करता है, कहता है कि वो अब मेरी युवावस्था कब लौटेगी। तो कहता है कभी नहीं लौटेगी, कभी नहीं, नो मोर, ओ नेवर मोर। आगे देखते हैं। आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, मूव माई फेंट हर्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट, नो मोर, ओ नेवर मोर। तो कभी कहता है आउट ऑफ द डे एंड नाइट कि दिन रात में से, आउट मीन होता है में से, आउट ऑफ द डे एंड नाइट कि दिन रात में से, अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट कि एक आनंद यानी जो एक खुशी है वो फ्लाइट ले ली उसने, यानी मेरी दिन रात में से आनंद ने फ्लाइट ले ली, अर्थात आनंद उड़ गया। अब वो आनंद नहीं रहा मेरे दिन और रात में से। अब फ्रेश स्प्रिंग, फ्रेश स्प्रिंग यानी वो ताजा वसंत, वो नया वसंत, एंड समर वो गर्मी, एंड विंटर होर, होर मीन होता है तुषार, यानी वो बर्फीली जो बर्फ होती है उस समय, सर्दियों के समय में जो हल्की हल्की सफेदी आ जाती है मौसम में कह लें, या पत्तियों वगैरह में हल्की हल्की बर्फ चढ़ जाती है। तो विंटर हो वो बर्फीली शीत या शीत ऋतु यानी सर्दी। मूव माई फेंट हर्ट, माई फेंट हर्ट, फेंट मीन होता है धुंधला या दुखी, लेकिन इधर मतलब है दुखी से, मेरा दुखी हृदय, विथ ग्रीफ कि मेरा जो मुरझाया हुआ या मेरा जो दुर्बल हृदय है वो मूव हो जाता है, सिरह जाता है, काहे से, विद ग्रीफ, दुख से भर जाता है। तो लेखक कहता है कि जब मैं इस फ्रेश स्प्रिंग, समर और इस शीत ऋतु को देखता हूँ तो मेरे ये सारी चीजें मेरे उस मुरझाए हुए हृदय को, उस दुर्बल हृदय को दुख से सिरहन पैदा करती थी, बट विद डिलाइट, लेकिन आनंद से सिरहन पैदा नहीं करती। नो मोर, अरे बिल्कुल नहीं, ओह नेवर मोर, अब बिल्कुल नहीं, यानी वो चीज जो चली गई अब वो बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं है और कभी नहीं है, कहानी है। तो जो कवि है वो स्वयं, ये वास्तव में कवि की ही खुद की पोयम है, उसी से रिलेटेड है। कवि ने स्वयं को एक योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है, और उस योद्धा से स्वयं कवि ही प्रश्न करते हैं, पूछते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, कवि को अपने जीवन काल में एक फैनी ब्राउनी नाम की एक स्त्री से प्रेम होता है, तो वो उसको या उस लड़की से, उस स्त्री से वो विवाह नहीं कर पाते हैं। तो उस समय वो उससे विवाह न करने पर बहुत निराश होते हैं। तो उस निराशा को व्यक्त करने के लिए वो ये पोयम कंपोज करते हैं, जिसमें स्वयं को एक योद्धा के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो शस्त्रों से सुसज्जित है और अकेला एकांतिक वातावरण में भटक रहा है। तो और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों भटक रहे हो। तो वो उस उनके कवि के प्रश्नों का उत्तर भी देता है। कैसे देता है, क्या देता है, ये आगे हम देखते हैं एक्चुअली में पोयम में है क्या। तो चलिए सीधा इसके टेक्स्ट पर आए, पोयम पर आए। ओ व्हाट कैन एल दी, कि
नाइट एट आर्म्स, अलोन एल एंड पेलली लॉइटरिंग, कि वॉट कैन एल दी, कि क्या कष्ट हो सकता है तुम्हें, दी मतलब होता है तुम, एल मीन कष्ट, नाइट एट आर्म्स मीन शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, कि हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा तुम्हें क्या कष्ट हो सकता है। अलोन एंड पेलली लॉइटरिंग, की अकेले और पेलली अर्थात हल्का पीला चेहरा लिए हुए तुम यहाँ, यानी दुख से दुखी तुम यहाँ क्यों भटक रहे हो। लॉइटर मीन होता है भटकना। द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, कि जो सेज है, जो घास है, हैज विदर्ड वो सूख चुकी है, फ्रॉम द लेक झील से, लेक मीन होता है झील, एंड नो बर्ड्स सिंग, और कोई चिड़िया भी नहीं गा रही। तुम यहाँ इस एकांतिक माहौल में, इस एकांतिक वातावरण में, इस एकांत में तुम अकेले और पीला चेहरा लिए हुए क्यों भटक रहे हो। वॉट कैन एल दी, तुमको क्या कष्ट है, हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा तुम अकेले और पीला चेहरा लिए हुए क्यों भटक रहे। द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग, कि जो सेज है, जो घास है, वो झील से सूख चुकी है, वो कोई चिड़िया भी नहीं गा रही। नेक्स्ट देखते हैं। ओ वॉट कैन एल दी, क्या कष्ट है तुमको, एल मीन होता है कष्ट, नाइट एट आर्म शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा तुमको क्या कष्ट है। सो हैगर्ड, कि बहुत ज्यादा तुम दुबले पतले हो, हैगर्ड मीन होता है दुबले पतले या कमजोर दिख रहे हो, थके हुए दिख रहे हो, एंड सो वो विगॉन, और दुख से पीड़ित, यानी तुम बहुत दुबले पतले और चिंतित और दुख से पीड़ित दिख रहे हो। क्यों, क्या कष्ट है तुमको। द स्क्वेरल्स ग्रैनरी इज फुल, स्क्वेरल्स ग्रैनरी यानी स्क्वेरल मीन गिलहरी, ग्रैनरी मीन होता है भंडारण, अनाज भंडारण, कि गिलहरी का अनाज भंडारण भी पूरा हो चुका है, यानी गिलहरी ने अपने लिए शीत ऋतु के आने पर, उसने शीत ऋतु को आते हुए देख अपने लिए जो अनाज भंडारण गिलहरी करती है, जब फसल आती है तो वो अनाज इकट्ठा करती है, वो भी अनाज पूरे इकट्ठा कर चुकी है, अपने भंडार को भर चुकी है। एंड द हार्वेस्ट डन, और फसल भी डन हो चुकी, पूरी हो चुकी, यानी फसल भी कट चुकी है। तो तुम ऐसे माहौल में यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों भटक रहे हो। वॉट कैन एल दी, तुमको क्या कष्ट है, नाइट एट आर्म हे योद्धा तुमको क्या कष्ट है। सो हैगर्ड, कि बहुत ज्यादा तुम दुबले पतले और थके हुए हैगर्ड दिख रहे हो, एंड सो वो बिगॉन, और चिंता से व्याकुल दिख रहे हो। क्या कष्ट है तुमको, तुम दुख से अति पीड़ित हो। कि इस समय गिलहरी ने भी अपना अनाज भंडारण पूरा कर लिया है, फुल कर लिया है, और फसल भी कट चुकी है। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, मैं देखता हूं, कवि कहता है कि मैं देखता हूं आ लिली एक कुमुदनी, ऑन दाई ब्रो, दाई मीन होता है तुम्हारे, ब्रो मीन होता है माथा, कि तुम्हारे माथे पर मैं कुमुदनी देख रहा हूं, अर्थात तुम्हारे माथे पर मैं चिंता की बादल देख रहा हूं, अर्थात मैं तुम्हारे माथे पर, तुम्हारा जो माथा है वो पीला पड़ गया है। लिली कुमुदनी देखने का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति का जो चेहरा होता है वो पीला यानी रक्तहीन हो जाना। विद एंग्विश मोस्ट, एंग्विश मोइस्ट, एंग्विश मीन होता मानसिक पीड़ा, मोइस्ट एंड फीवर ड्यू, कि जिसमें वेदना के कारण, मानसिक पीड़ा के कारण, मानसिक वेदना के कारण जो माथे पर है वो पसीने की, मोइस्ट मीन होता है नमी, एंड फीवर ड्यू, फीवर ड्यू का मतलब होता है ओश, यानी बुखार के कारण जो ओश, जो चेहरे में जो ओश आ जाती है वो, यानी पसीना भी तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है और ओश भी दिख रही। मोस्ट एंड फीवर ड्यू का मतलब है कि विद एंग्विश मोस्ट एंड फीवर ड्यू का मतलब है कि तीव्र मानसिक पीड़ा के कारण तुम्हारे चेहरे पर पसीने और पसीने की बूंदें आ गई हैं और चेहरा तुम्हारा उस कारण से बड़ा पीला दिखाई दे रहा है। मोइस्ट एंड फीवर ड्यू मतलब होता है पसीने की बूंदें झलक आना, और जो बुखार के समय, फीवर के समय जो ड्यू, जो ओश होती है, यानी मोइस्ट एंड फीवर ड्यू दोनों को इन्होंने पसीना ही कहा है। तो वो तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है साफ साफ कि मैं तुम्हारे चेहरे पर तीव्र मानसिक वेदना के कारण पसीने की बूंदें देख रहा हूं। एंड ऑन दाई चीक्स, और तुम्हारे गालों पर अब फेडिंग रोज, एक मुरझाता हुआ गुलाब, फास्ट विदर्थ टू, कि जो बहुत तेजी से सूख रहा है, यानी तुम्हारे जो गाल हैं, जो तुम्हारे वो गुलाबी जो गाल हैं रोज की तरह, वो भी मुरझा रहे हैं और सूख रहे हैं। क्या कारण है, तुम ऐसे क्यों यहाँ हो, क्यों भटक रहे हो। तो इस तरीके से पोएट पूछता है उससे।
अब वो आंसर देता है, आई मेट अ लेडी इन द मीट्स फुल ब्यूटीफुल अ फेरी चाइल्ड। लेखक वो योद्धा आंसर देता है, कहता है, उत्तर देता है, प्रत्युत्तर देता है उसका, कहता है आई मेट अ लेडी इन द मीट्स। मीट्स मीन होता है चारागाह, मेट मीन मिला। मैं एक स्त्री से चारागाह में मिला, अर्थात खुले मैदान में मैं एक स्त्री से मिला। फुल ब्यूटीफुल, जो सुंदर, पूर्ण सुंदर थी, यानी ऐसी स्त्री थी जिसकी सुंदरता में कहीं कोई कमी नहीं थी। अ फेरी चाइल्ड, एक फेरी मतलब परियों, परियों की लड़की थी, अर्थात जो परियों की लड़कियों के जैसी दिखती थी। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके जो बाल थे वो बहुत लंबे थे। हर फुट वाज लाइट, यानी उसके बाल लंबे थे। हर फुट वाज लाइट, उसके पैर हल्के थे, अर्थात बड़ी मदमस्त चाल चलती थी। एंड हर आईज वर वाइल्ड, और उसकी जो आंखें थी वो जंगली थी। जंगली कहने का मतलब है प्रेम से भरी हुई, कामुक आंखें थी। आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड एंड ब्रेसलेट्स टू एंड फ्रेग्रेंट जोन। अब वो योद्धा कहता है आई मेड, मैंने बनाया, अ गार्लैंड, एक माला, फॉर हर हेड, उसके सिर के लिए मैंने एक मुकुट यानी एक माला बनाई। मैंने उसके सिर के लिए फूलों की माला बनाई। एंड ब्रेसलेट टू, और हाथों के लिए ब्रेसलेट फूलों के बनाए, कंगन बनाए। एंड फ्रेग्रेंट जोन, और सुगंधित, जोन मीन होता है करधनी, कमर में पहनने वाली करधनी मैंने फूलों की उसके लिए बनाई। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव एंड मेड स्वीट मोन। शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी ओर देखा, एज जैसे, शी डिड लव, जैसे वो मुझसे प्यार करती हो, एंड मेड स्वीट मोन, उसने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे मुझसे प्यार करती थी, और उसने एक स्वीट यानी मीठी, एक आह भरी, उसने मुझे देखकर ऐसे देखा कि जैसे मुझसे वो प्रेम करती हो, और उसने मुझे देखकर आह भी भरी। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्ट्रीट एंड नथिंग एल्स सॉ ऑल डे लॉन्ग। लेखक योद्धा कहता है आई सेट हर, मैंने उसे बैठाया, ऑन माई पेसिंग स्टीड, स्टीड मीन घोड़ा, पेसिंग मीन होता है तेज गति से चलने वाला, यानी मैंने उसको अपनी तेज गति से चलने वाले घोड़े पर बैठाया। एंड नथिंग एल्स सॉ, और कुछ भी नहीं देखा, नथिंग एल्स कुछ भी नहीं, सॉ मीन देखा, ऑल डे लॉन्ग, और पूरा दिन मैंने कुछ भी नहीं देखा, केवल मैं उसे ही देखता रहा। फॉर साइड लॉन्ग, चूंकि साइड लॉन्ग हल्का तिरछा, वुड सी बैंड, वो झुकी रही, वुड सी बैंड, बैंड मीन होता है झुकना। एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग, और परियों का गीत वो गाती रही। कि लेखक कहता है, लेखक उस योद्धा के जरिए कहता है कि मैंने उसको अपनी तेज गति से चलने वाले घोड़े पर बैठाया, और पूरा दिन मैं कुछ भी नहीं मैंने देखा, केवल मैं उसे ही देखता रहा, क्योंकि वो तिरछा झुकी थी और परियों का गीत गा रही थी। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिस स्वीट एंड हनी वाइल्ड एंड मैना ड्यू एंड स्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज सी सेड आई लव दी ट्रू। अब वो योद्धा कहता है सी फाउंड मी, उसने मुझे दिया, रूट्स, रूट्स मीन होता है कंदमूल, जड़ें, ऑफ रेलिस स्वीट, रेलिस मतलब होता है स्वादिष्ट, मीठी, स्वीट मतलब मीठी, उसने मुझे मीठी स्वादिष्ट जड़ें अर्थात कंदमूल उसने मुझे दिए। एंड हनी वाइल्ड, और वो जंगली शहद दी, यानी हनी मीन शहद और वाइल्ड मीन जंगली, यानी वो जंगली शहद भी उसने मुझे दी। एंड मैना ड्यू, और एक दिव्य पेय दिया जिसका स्वाद दिव्य था। ड्यू मीन, मैना ड्यू मीन होता है दिव्य पेय, एक विशेष प्रकार का ऐसा भोजन जो स्वर्गीय हो, इस संसार का ना हो बल्कि किसी अन्य लोक का हो। एंड श्योर इन लैंग्वेज, और निश्चित रूप से वो अपनी भाषा में निश्चित थी, शायद वो यही कह रही थी, स्ट्रेंज, श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज सी सेड, उसने अपनी उस अजीब भाषा में निश्चित रूप से शायद ये कहा, आई लव दी ट्रू, आई लव मैं प्रेम करती हूँ, दी मतलब तुमको, ट्रू मैं तुमको सच्चा प्रेम करती हूँ। कि वो योद्धा कहता है श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज, कि वो अपनी उस अजीब भाषा में शायद निश्चित रूप से श्योर थी, ये थी कि वो ऐसा कहा उसने, सी सेड
आई लव दी ट्रू, कि मैं तुमको सच्चा प्रेम करती हूँ। शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट एंड देयर शी वेप्ट एंड साइड फुल सोर एंड देयर आई शट हर वाइल्ड आईज विद किसेस फॉर। अब लेखक कहता है सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट, सी टुक मी, वो मुझे ले गई, टू हर एल्फिन, एल्फिन मीन होता है रहस्यमयी, ग्रॉट मीन होता है गुफा, वो मुझे अपनी रहस्यमयी गुफा में ले गई। एंड देयर सी वेप्ट, और वहां वो रोई, एंड साइड फुल सोर, और उसने पूर्ण रूप से आह भरी। वो मुझे वहां ले गई और उसने बड़ी जोर से फुल शोर के साथ उसने आह भरी। एंड देयर, और वहां, आई सट, मैं हर वाइल्ड आईज, मैंने उसकी उन कामुक प्रेम भरी आंखों को, मैंने उसकी आंखों को बंद किया, विथ किसेस फॉर, और उनको 4 बार किस किया। एंड देयर सी लल्ड मी asleep, एंड देयर आई ड्रीम्ड, आह वो विटाइड, द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड, कि वो योद्धा कहता है देयर, एंड देयर, और वहां, सी लल्ड मी asleep, उसने, लल मीन होता है लोरी गाना, उसने मुझे लोरी गाकर asleep कर दिया, सुला दिया। एंड देयर, और वहां, आई ड्रीम्ड, मैंने स्वप्न देखा, आह हरे ओह वो विटाइड, कि मुसीबत आ पड़ी, वो मीन होता है कष्ट, विटाइड मीन होता है आ पड़ना, कि अरे मुसीबत आ पड़ी। द लेटेस्ट ड्रीम, अभी हाल ही का स्वप्न है, आई एवर ड्रीम्ड, की वो योद्धा कवि को बता रहा है कि वहां मैंने स्वप्न देखा और बहुत बुरा स्वप्न था कि मुसीबत आ पड़ी। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड, कि ऐसा हाल ही का स्वप्न है जो मैंने इसके पहले कभी ऐसा स्वप्न नहीं देखा। ऑन द कोल्ड हिल साइड, इस ठंडी पहाड़ी क्षेत्र में पहले मैंने कभी ऐसा स्वप्न नहीं देखा, ये मेरा अंतिम स्वप्न था, ऐसा मैंने स्वप्न कभी नहीं देखा, कि इस पहाड़ी पर देखा गया, ये मेरा अंतिम स्वप्न था, पहला स्वप्न था, यानी फर्स्ट एंड लास्ट स्वप्न था, जो मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा, और आज ये लास्ट है मेरा, कि मैंने यहाँ ये स्वप्न देखा जो बहुत खतरनाक था, और मुझे लगा कि जैसे मुसीबत आ पड़ी, वो विटाइड। आई सॉ, योद्धा कहता है कवि से, आई सॉ, मैंने देखा, पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, पेल मीन होता है पीले चेहरे वाले, अर्थात जो पेल किंग्स, पेल कहने का मतलब है जो पीले दिखाई देने वाले, यानी चिंता से पीले चेहरे वाले, किंग्स एंड प्रिंसेस टू, राजाओं और राजकुमारों को भी देखा। पेल वॉरियर्स, उन पीले चेहरे वाले मैंने योद्धाओं को देखा। डेथ पेल, डेथ पेल अर्थात जो मरे हुए से प्रतीत होते थे, अर्थात जो लगते थे जैसे मर गए हों, सब मरे हुए से शव के समान प्रतीत होते थे, यानी उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। वर दे ऑल, वे वहां सब, डेथ पेल वर दे ऑल, वे सभी मरे हुए से प्रतीत होते थे। दे क्राइड, उन्होंने चिल्लाया, वे चिल्ला के बोले, ला वेली डेम सेंस मर्सी हैथ दी हैथ इन थ्रिल, कि ला वैली डेम सेंस मर्सी, कि जो दया रहित सुंदर स्त्री है, हैथ दी इन थ्रिल, कि उसने तुमको अपने जाल में फंसा लिया। वे चिल्लाए, उन्होंने चेतावनी दी कि ला वेली डेम सेंस मर्सी हैथ दी इन थ्रिल, यहां जो हैथ है वो आगे है, कहीं कहीं पीछे, इसमें आगे भी होता है पीछे भी होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हैथ दी इन थ्रिल, तो उसने तुम्हें जाल में अपनी फंसा लिया, थ्रिल मीन होता है जाल में, जाल, तो उसने तुम्हें अपनी जाल में फंसा लिया। उन्होंने ऐसी चेतावनी उस योद्धा को दी कि इस दया रहित सुंदर स्त्री ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है, तुम इसके जाल में फंस गए। आई सॉ, मैंने देखा। अब वो योद्धा जवाब देता है, कवि से कहता है कि मैंने देखा, देयर स्टार्व्ड लिव्ड इन द ग्लोम, कि उस उनके भूखे सूखे हुए ओंठों को मैंने अंधकार में देखा। इन द ग्लोम, अंधकार में मैंने देखा। विद हॉरिड
वॉर्निंग गैप्ड वाइड, जो गैपिंग में अर्थात वाइड, थोड़े वाइड मीन होता है चौड़े, गैप्ड वाइड मतलब चौड़े थोड़े खुले हुए थे, हॉरिड वाइड जो भयंकर, हॉरिड मीन भयंकर, वार्निंग चेतावनी दे रहे थे और कह रही थी कि इस दया रहित सुंदर स्त्री ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है, कि तुम इसके जाल में फंस गए हो। एंड आई अवोक, कवि लेखक योद्धा कहता है आई अवोक, मैं जागा, एंड फाउंड मी हियर, और वो स्वप्न से मैं जागा और मैंने अपने आप को यहां पाया, ऑन द कोल्ड हिल्स साइड, कि इस ठंडी पहाड़ी क्षेत्र में मैंने अपने आप को, इस हिल साइड में मैंने अपने आप को पाया। एंड और दिस इज वाई, और यही कारण है कि आई सोजन हियर, मैं यहां ठहरा हुआ हूं, सोजन मीन होता है रुके हुए होना, ठहरे हुए होना, अलोन एंड पेलिली लॉइटरिंग, अकेला और मुरझाया हुआ चेहरा लिए हुए, पीला चेहरा लिए हुए मैं यहाँ लॉइटर कर रहा हूँ, भटक रहा हूँ। दो यद्यपि द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, यद्यपि जो घास है वो झील से सूख चुकी है, विदर हो चुकी, एंड नो वर्ड सिंग, कोई चिड़िया भी नहीं गा रही। इस एक्चुअली में ये जो पोयम है वो किंग अर्थर से संबंधित पोयम है। किंग अर्थर ने एक समय नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल की एक प्रथा को प्रारंभ किया था, जिसका कार्य यह था कि इसके जो योद्धा थे वो गरीबों और कमजोर लोगों की मदद करते थे और उन्हें जो और अन्य दुष्ट राजा वगैरह होते थे या अन्य लोग जो होते जो दुष्ट होते थे उनके चंगुल से उनको बचाते थे। तो इनका एक सेनापति होता है या एक विशेष एक योद्धा होता है सर विडीवर, कि वहां से जो इनकी वो नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल की जो प्रथा होती है वो प्रथा की समाप्ति हो जाती है, उसका सबमिशन हो जाता है। तो ये वो जगह छोड़कर जा रहे होते हैं एविलियन द्वीप। तो उस समय जो सर विडीवर होते हैं, जो इनके योद्धा जिनका नाम है सर विडीवर, एक वफादार योद्धा है, जो वो उस समय बहुत दुखी होते हैं। तो उनको ये धैर्य बंधाते हुए अपना संदेश देते हैं या ये कहें उनको सलाह देते हैं एविलियन द्वीप जाते समय। तो ये अपनी 3 रानियों के साथ नाव में बैठकर एविलियन द्वीप जा रहे होते हैं। तब ये उसको सलाह देते हैं सर विडीवर को, और सलाह देते हुए ये कहते हैं कि कोई भी प्रथा हो, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, उसको चेंज होना चाहिए, क्योंकि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, क्योंकि प्रकृति का परिवर्तन जो नियम है वो, यानी प्रकृति का परिवर्तन ही नियम है और परिवर्तन बहुत आवश्यक है। अगर कोई एक लंबे समय तक कोई अच्छी प्रथा भी रहती है तो वो भी समय आने पर हो सकता संसार को करप्ट या भ्रष्ट कर दे। तो इस तरीके से इनको ये सलाह देते हैं कि सर विडीवर दुखी ना हो। किंग अर्थर उनको सलाह देते हैं कि सर विडीवर अधिक दुखी ना हो उनके जाने पर। तो देखते हैं क्या है पोयम में, आगे सीधा टेक्स्ट पर इसके आते हैं। एंड स्लोली आंसर्ड अर्थर फ्रॉम द बार्ज, बार्ज मीन होता है नाव, एंड स्लोली और धीरे से आंसर्ड अर्थर, अर्थर ने आंसर दिया, उत्तर दिया, फ्रॉम द बार्ज नाव से उत्तर दिया। किसको उत्तर दिया? सर विडीवर को कहा। द ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ आइल्डिंग प्लेस टू न्यू, कि जो पुराना ऑर्डर होता है, क्रम होता है, जो नियम होता है, जो प्रथा होती है वो चेंजेथ बदलती है। आइल्डिंग प्लेस टू न्यू, जो आइल्डिंग स्थान देते हुए, यानी नई प्रथा को जो स्थान देते हुए वो प्रथा, पुरानी प्रथा बदल जाती है। यानी जो भी पुरानी प्रथा है वो नई प्रथा को स्थान देते हुए वहां से हट जाती है, या ये कहें कि पुरानी प्रथा बदलती है और उसकी जगह एक नई प्रथा आ जाती है। आइल्डिंग मीन होता है बदलना या स्थान छोड़ना या देना। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और गॉड फुलफिल्स, भगवान पूर्ति करता है, फुलफिल करता है हिमसेल्फ, स्वयं की, इन मैनी वेज, कई तरीकों से भगवान स्वयं की, ईश्वर जो होते हैं कई तरीकों से स्वयं की पूर्ति करते हैं, अर्थात अनेक विधियों से अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, और भगवान ईश्वर इसलिए ऐसा करते हैं कहीं ऐसा ना हो, वन गुड सिस्टम, एक वन गुड कस्टम, एक अच्छी परंपरा, एक अच्छी रीति, शुड करप्ट द वर्ल्ड, संसार को भ्रष्ट कर दे। तो इसलिए ईश्वर हर एक तरीके से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है और पुराने नियम को बदलकर एक नया नियम लाता है। कंफर्ट दाई सेल्फ, और फिर वो कहते हैं कंफर्ट दाई सेल्फ, कि तुम धैर्य रखो,
कंफर्ट मीन होता है धैर्य रखना। दाई सेल्फ मतलब तुम स्वयं में धैर्य रखो। वॉट कंफर्ट इज इन मी, वॉट कंफर्ट क्या धैर्य, इज इन मी है, मी इन मी मुझ में, क्या मुझ में इतना धैर्य जो मैं तुम्हें धैर्य प्रदान करूं। इसलिए तुम्हें स्वयं को ही धीरज बनाना चाहिए, तुम्हें अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए, और मैं तुम्हें धैर्य नहीं दे सकता। आई हैव लिव्ड माई लाइफ कि मैंने अपना जीवन जी लिया, मैं अपना जीवन जी चुका हूं। एंड दैट विच आई हैव डन और जो कुछ भी मैंने किया में वो हो जाए। ही विद इन हिमसेल्फ, ही का एच यहाँ कैपिटल है तो ये ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। विद इन हिमसेल्फ कि वह स्वयं अपने में ही मेक प्योर, कि जो कुछ भी मैंने किया ईश्वर उनको शुद्ध करे, अर्थात मेरे किए हुए कृत्यों को स्वीकार करे और मेरी जो गलतियां हुई हैं मुझसे उनको क्षमा करे। बट दो लेकिन तुम, इफ दो शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन प्रे फॉर माई सोल। अब वो और कहते हैं लेकिन तुम, अगर इफ दो वट दो, अगर तुम, दो मीन होता तुम, अगर तुम, लेकिन तुम, इफ दो शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, अगर तुम मेरा चेहरा कभी ना देख पाओ भविष्य में, अर्थात मैं मर जाऊं तब। प्रे फॉर माई सोल, तो मेरी आत्मा के लिए तुम प्रे करना, प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर देन दिस वर्ड ड्रीम ऑफ, कि मोर थिंग्स, कि बहुत सारी चीजें, मोर थिंग्स बहुत सारी चीजें आर रॉट की जाती हैं बाय प्रेयर, यानी प्रार्थना से पूरी हो सकती हैं। यानी बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारी चीजें जो प्रार्थना से की जाती हैं, बहुत सारे कार्य या चीजें पूरी हो सकती है। देन दिस वर्ड ड्रीम ऑफ, ड्रीम्स ऑफ, कि संसार जिसके बारे में स्वप्न में भी नहीं सोचता, कि वो उसकी अपेक्षा, सोचने की अपेक्षा वो प्रार्थना से पूरी हो जाती हैं। कि अर्थात इस संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम प्रार्थना से पूरी कर सकते हैं और जिसके बारे में संसार सोच भी नहीं सकता, अर्थात संसार या संसार के व्यक्ति सोच भी नहीं सकते। Wherefore, इसलिए, let thy voice rise like a fountain for me night and day, इसलिए let thy voice, thy मतलब तुम्हारी, let मतलब होता है हो जाने देना, voice मीन आवाज, तुम इसलिए आवाज को अपनी उठाओ, राइज करो, like a fountain, एक फव्वारे की तरह। अब इधर सिमिली का प्रयोग हुआ है, like a fountain for me night and day, कि मेरे लिए तुम दिन रात प्रार्थना करो, ठीक वैसे ही जैसे एक फव्वारा के पानी के छींटे निरंतर निकलकर ऊपर की ओर जाते, वैसे तुम हाथ फैलाकर मेरे लिए प्रार्थना करो, कि तुम्हारी प्रार्थना में जो भावनाएं निकले, जो कामनाएं निकले, वो निरंतर मेरी ओर बढ़े। अर्थात कहने का मतलब है, कभी ये कहने का प्रयास कर रहा है कि तुम मेरे लिए जैसे फव्वारा निरंतर ऊपर की ओर बढ़ता है, तुम हाथ उठाकर मेरे लिए प्रार्थना करो ईश्वर से। For what are men better than sheep or gods that nourish a blind life within the brain? कि for what, चूंकि क्या what are men better than sheep or gods, कि क्या मनुष्य भेड़ और बकरियों से अच्छा है, बेटर है। that nourish, जो पोषित करते हैं, जो जीवन जीते हैं, nourish मीन होता पोषण करना, तो यहाँ जीने संबंधित है। That nourish a blind life, जो एक अंधा जीवन जीते हैं, within the brain, कि मस्तिष्क होते हुए भी, अर्थात मनुष्य कुछ ऐसे भी हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा होकर जीवन व्यतीत करते हैं, यानी ज्ञान रहित जीवन व्यतीत करते हैं, जिनके पास मस्तिष्क है भी। तो अगर ऐसे मनुष्य हैं तो वे भेड़ बकरियों से बढ़कर नहीं है। They are not better than sheep or goat, कि फॉर वॉट आर मैन बेटर देन सीप और गॉड्स, वे भेड़ बकरियों से ज्यादा अच्छे नहीं है। दैट नॉरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, कि जो मस्तिष्क के अंदर, अर्थात जो मस्तिष्क होते हुए भी ब्लाइंड लाइफ यानी अंधा जीवन, यानी आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञान रहित जीवन जीते हैं, वे भेड़ बकरियों से अच्छे नहीं। इफ नोइंग गॉड, अगर भगवान को जानकर भी, इफ नोइंग गॉड, भगवान को जानकर भी, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, वे प्रार्थना के हाथ नहीं उठाते, अर्थात प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते। लिफ्ट मीन होता है उठाना, हैंड्स ऑफ प्रेयर मतलब प्रार्थना के हाथ, अर्थात प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते। फॉर बोथ देम सेल्फ,
उन दोनों के लिए, स्वयं के लिए, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड, और उनके लिए जिनको वे मित्र कहकर पुकारते हैं। वे हाथ नहीं उठाते। भगवान को जानकर भी प्रार्थना के लिए वे लोग हाथ नहीं उठाते, अपने लिए और स्वयं उनके लिए जिनको वे मित्र कहते हैं। तो ऐसे लोग भेड़ बकरियों से अधिक नहीं है। फॉर चूंकि सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे। लेखक कहता है, कवि कहता है, सो द होल राउंड अर्थ, समूची पूरी पृथ्वी, इज एवरी वे, हर तरीके से, बाउंड बाई गोल्ड चेन्स, बंधी हुई है, बाई गोल्ड चेन्स, उन सुनहरी जंजीरों द्वारा, अर्थात प्रार्थना की शक्ति से। अर्थात जो प्रार्थना है, प्रार्थना की जो कड़ी है, जो संसार को सोने की जंजीरों, अर्थात यहाँ गोल्ड चेन्स का मतलब भावना है, जो प्रार्थना में ईश्वर को भावनाएं देते हैं, या प्रार्थना, ये कहें प्रार्थना ही जंजीरों के रूप में। अबाउट द फीट ऑफ गॉड, अबाउट मतलब चारों, द फीट ऑफ गॉड, कि ये समूची धरती, इस धरती का प्रत्येक मनुष्य, पूरी धरती हर तरीके से प्रार्थना द्वारा भगवान के पैरों से बंधी है। यानी जो प्रार्थना एक कड़ी के रूप में, एक सोने की जंजीर के रूप में ईश्वर के, विश्व को ईश्वर से बांधे रखती है, उसके चरणों से बांधे रखती है। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब विदा, फेयरवेल मीन विदाई, आई एम गोइंग अ लॉन्ग वे, कि मैं एक लंबे रास्ते तक जा रहा हूं। यद्यपि इंटर में केवल ये, एक्चुअली ये कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के देश प्रेम को व्यक्त करती हुई पोयम है। यानी उनका देश के प्रति क्या भाव है, वो क्या देश के प्रति सोचते हैं, उनका देश कैसा होना चाहिए, यानी उनकी नजर में उनके सपन का भारत, यानी उनके स्वप्न का भारत कैसा हो, वे इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि उनके स्वप्न का भारत ऐसा होना चाहिए। अब कैसा होना चाहिए, देखते हैं पोयम में क्या है। वे ईश्वर से प्रार्थना करते, कहते हैं, हे ईश्वर, मेरे स्वप्न का भारत हो, कैसा हो, वेयर, जहां द माइंड इज विदाउट फियर, कि मन बिना भय का हो, अर्थात लोगों के मन में भय ना हो, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और हेल्ड मीन होता है उठा हुआ होना, हाई, कि सिर जो हो वो माथा, यानी जो माथा हो, हेड हो, सिर, वो बहुत ऊंचा हो, अर्थात सम्मान में लोग जीते हो, यानी लोगों का सम्मान से सिर ऊंचा हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां ज्ञान मुक्त हो, फ्री हो, यानी सबके लिए बिना किसी भेदभाव के ज्ञान सबको वितरित किया जाता हो। वेयर द वर्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, कि जहां संसार, वेयर द वर्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप, कि जहां संसार तोड़ा ना गया हो, इनटू फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स मीन होता है टुकड़ों में, कि जहां संसार टुकड़ों में तोड़ा गया हो, किन टुकड़ों में, बाय नैरो, नैरो मीन होता है सकरी, डोमेस्टिक मीन घरेलू, दीवार मीन दीवारें, यानी घरेलू दीवार रूपी टुकड़ों में जहां देश ना टूटा हो, संगठित देश हो। तो वो कहते हैं ईश्वर कि मेरा देश ऐसा हो, मेरे देश के लोग ऐसे हों, और मेरा देश ऐसा हो जहां लोग निर्भय हो, निर्मुक्त हो, कि उनका सिर सम्मान से ऊंचा उठा हो, जहां ज्ञान सबके लिए फ्री हो, और संसार जहां टुकड़ों में न बटा हो। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, कि जहां जो शब्द बाहर आते हो, कम आउट, बाहर आते हो, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, कि सत्य की गहराई से, डेप्थ से शब्द निकलते हो, अर्थात लोग सत्य बोलने वाले हो, मेरा देश ऐसा हो। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, कि जहां टायरलेस मीन होता अथक, बिना थके, स्ट्राइविंग मीन प्रयास, स्ट्रेचेज मीन फैलाए, इट्स आर्म अपनी भुजाएं, टुवर्ड्स मतलब की ओर, परफेक्शन मीन होता है चरम उन्नति, कि जहां लोग अथक प्रयास करने वाले हों और निरंतर ऐसे प्रयास करें कि जब तक चरम उन्नति को ना पालें तब तक अपने प्रयास रूपी हाथों को फैलाते रहें, कि लोग अपने परिश्रम में हाथ निरंतर फैलाते रहें। यानी कहने का मतलब है लोग ऐसे प्रयास करने वाले हों कि जब तक वे चरम उन्नति को ना पालें, परम शिखर को ना पालें, तब तक वे प्रयास में अपने हाथ
उन्नति की ओर अग्रसर करते रहें। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, कि where जहां clear stream of reason तर्क की स्वच्छ धारा has not lost ना खो चुकी हो its way अपना रास्ता into कहां the dreary desert यानी सुनसान रेगिस्तान की जो बालू होती है बुरी आदतों की, बुरी आदतें कहने का मतलब रूढ़िवादी प्रथा, अर्थात लोग रूढ़िवादी प्रथाओं में पुरानी आदतों की बालू में खो न गए हों, अर्थात लोगों का जो तर्क हो स्वच्छ तर्क करने वाले हों, यानी नई चीजों को ग्रहण करने वाले हों, जो अच्छे तर्क हो, यानी अपने तर्क के आधार पर नवीन विचारों को स्वीकार करते हों, जबकि पुरानी आदतों में ना उलझे हों। कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, कि जहां तर्क की स्वच्छ धारा अपना रास्ता ना खोए, कहां ना खोए, इनटू द डेरी डेजर्ट ऑफ डेड हैबिट्स, बुरी आदतों के सुनसान रेगिस्तान की बालू में तर्क ना खो जाए, अर्थात लोग पुरानी मान्यताओं में उलझे ना रहें बल्कि तर्कों के आधार पर नई चीजों को, नए विचारों को स्वीकार करें। वेयर the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into ever widening सदा विकसित होने वाले थॉट विचार और कार्य, एक्शन मीन कार्य, कि जहां जो मन हो is led forward by thee, दी का टी कैपिटल है, इसका मतलब ईश्वर के लिए दी प्रयोग किया, दी का मतलब होता है तुम, लेट फॉरवर्ड आगे ले जाया जाए, कि जहां जो मन हो वो आपके द्वारा, हे प्रभु हे परमात्मा, आपके द्वारा वो मन आपके द्वारा गाइडेड हो, आप उसको आगे ले जाएं इनटू एवर वाइडिंग सदा विकसित होने वाले थॉट एंड एक्शन में, अर्थात आप लोगों को प्रेरित करें सदा विकास की ओर, कि उनके जो विचार हों वो खिले हों, विकसित विचार हों, उनके कार्य भी विकसित हो, आप उनको गाइड करें, उनको आगे ले जाएं, उनके मन को निर्देशित करें इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे जगन्नाथ, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, कि ऐसे स्वतंत्रता के स्वर्ग में, माय फादर हे मेरे पिता, हे मेरे ईश्वर, लेट माय कंट्री अवेक, मेरे देश को जगा दें, अर्थात मेरे देश को जागृत कर दें, उन सारी बंधनों से मुक्त करके ऐसे स्वतंत्रता के स्वर्ग में मेरे देश को लाकर जीवित कर दें, अर्थात मेरे देश को ऐसा कर दें कि मेरा देश ऐसा हो। इस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि उनका देश कैसा होना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी हुई पोयम है, बहुत अच्छी पोयम है और एक प्रेरणाप्रद पोयम है। इसमें जो कवि है वो अपने माध्यम से, स्वयं के माध्यम से एक सलाह देता है, जो भी सभी को कहता है कि हमें जीवन में कभी भी आकर्षण में फंसना नहीं चाहिए, यानी जीवन के कर्तव्यों को निरंतर बिना फंसे बिना रुके निरंतर करते रहना चाहिए। तो बहुत अच्छी पोयम है, प्रेरणाप्रद पोयम है। देखते हैं इसके टेक्स्ट में क्या है क्या नहीं है। पोएट जो है वो जंगल से गुजर रहा होता है, तो अचानक वहां के प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वातावरण को देखने के लिए, उस जंगल को देखने के लिए रुक जाता है, लेकिन अचानक ही उसे याद आता है कि कुछ उसने वादे किए हैं जिनको उसे पूरा करना है सोने से पहले। तो देखते हैं पोयम का टेक्स्ट क्या है। Stopping by woods on a snowy evening. Whose woods these are, I think. कवि कहता है whose woods, किसके जंगल, these are, ये हैं, I think, I know, मैं सोचता हूं ये किसके जंगल हैं, I know, मैं जानता हूं, मैं सोचता हूं ये जंगल किसके हैं, ये जंगल किसके हैं, मैं सोचता हूं, मैं जानता हूं। His house is in the village, though, यद्यपि, उसका दो मीन होता है यद्यपि। हिज हाउस इज इन द विलेज, उसका जो घर है वो गांव में है। कभी कहता है ये किसके जंगल है, मैं सोचता हूं, मैं जानता हूं, उसका जो घर है वो यद्यपि गांव में है, यही निकट के गांव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, ही विल नॉट सी मी, वो मुझे नहीं देख पाएगा। स्टॉपिंग हियर, यहां रुकते हुए, टू वॉच, कि मैं उसका देखता हूं।
टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो। फिल अप मीन होता भरी हुई होना, विद स्नो, जो उसके ये जो जंगल हैं, जो बर्फ से ढके हुए जंगल हैं, भरे हुए जंगल हैं, कि इन जंगलों को मैं देख रहा हूं, वॉच कर रहा हूं, ऐसा करते हुए और यहां रुकते हुए वो मुझे नहीं देख पाएगा। आगे देखते हैं। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। माई लिटिल हॉर्स, कभी कहता है मेरा छोटा घोड़ा, मस्ट थिंक इट क्वेयर, इसको क्वेयर मीन होता है विचित्र, वो जरूर सोचेगा, मस्ट थिंक करेगा, थिंक मीन होता है जरूर, सोचना, मस्ट मीन होता है जरूर, वो जरूर इसको विचित्र उसको लगेगा, अर्थात वो इसको बड़ा विचित्र सोचेगा, वो इस पर आश्चर्य करेगा टू स्टॉप, कि मैं यहां रुक गया, विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि मेरा यहां बिना फार्म हाउस के रुकना उसको बड़ा अजीब लगेगा। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, कि इस बिटवीन, इस जंगल, बिटवीन द वुड्स मीन जंगल, और फ्रोजन लेक, इस बर्फ से जमी हुई झील के पास, इस बर्फ से जमी हुई झील के पास और इस जंगल के बीच में बिना किसी फार्म हाउस के मेरा यहां रुकना उसको बड़ा अजीब लगेगा। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, कि जो ये जो शाम है, ये इस साल की सबसे सर्दी यानी सबसे अंधेरी शाम है। डार्केस्ट, सबसे गहरी अंधेरी, इस वर्ष की सबसे अंधेरी शाम है, कि इस शाम में बिना किसी फार्म हाउस के जंगल और इस बर्फ से ढकी हुई जमी हुई झील के पास मुझे रुकते हुए देखकर मेरा घोड़ा इसे बड़ा अजीब समझेगा, यानी उसको बड़ा अजीब लगेगा। He gives his harness bells a shake. Harness मीन होता है जीन, बेल मीन होता है घंटी, a shake. To ask if there is some mistake, he gives his harness bells a shake. अब जो वो घंटी लगाए होता है, जो उसके जो साजो सामान होता है उसमें कुछ घंटियां लगी होती हैं, जो घंटियां लगी होती हैं, बेल्स लगी होती हैं, उनको वो हिलाएगा, उनको एक शेक देगा, गिव्स अ शेक। टू आस्क, ये पूछने के लिए, इफ देयर इज सम मिस्टेक, क्या कोई गलती हो गई, क्या भूल से रुक गए क्या यहां। द ओनली अदर साउंड इज साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डॉनी फ्लेक, कि अब जो उसके घंटी, उसकी जो जीन में, जिसकी काठी में जो घंटी लगी है, उनकी ध्वनि के अलावा अगर कोई इधर और अन्य ध्वनि है, ओनली अदर साउंड, अगर कोई अन्य ध्वनि है जो आवाज हो रही है, वो है, यानी वहां का माहौल जो है बहुत शांत वातावरण है उस जंगल का। द ओनली अदर साउंड, जो एकमात्र और अन्य साउंड है, वो क्या है, द स्वीप ऑफ इजी विंड, यानी उस हल्की हवा का चलना, उस हल्की हवा का झोंका, और गिरती हुई डॉनी फ्लेक। डॉनी फ्लेक मीन होता है बर्फ के जो पत्थर होते हैं, या ये कहें कि बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनका गिरना, चकत्ते जिनको बोलते हैं। कि अगर कोई अन्य साउंड हो रही है तो वो हवा का हल्का हल्का झोंका और बर्फ के गिरने से, बर्फ के चकत्तों या पत्थरों के गिरने की ध्वनि हो रही है। तो इस माहौल में वो मुझे चेताने के लिए, अब इधर कायदे से कहा जाए तो ये जो घोड़ा है वो एक आत्मा का प्रतीक है, जो प्रेरित करती है हमें कभी ना रुकने के लिए, कहती है कि उसको बड़ा अजीब लगता है कि तुम रुक क्यों गए, आगे बढ़ो। तो इसी प्रकार से ये उसका घोड़ा भी एक अपनी घंटी हिलाता है और ये संकेत देता है कि क्या कोई गलती से रुक गए क्या। और जो अन्य कोई ध्वनि हो रही है वो एकमात्र ये ध्वनि है हवा का चलने की और डॉनी फ्लैक यानी बर्फ के चकत्तों की ध्वनि। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and meals to go before I sleep, and meals to go before I sleep. कि कभी कहता है the woods are lovely, जो जंगल है बहुत प्यारे हैं, डार्क अंधेरे हैं, और एंड डीप गहरे हैं। डार्क का मतलब है घने हैं, और बहुत गहरे जंगल है, बहुत लंबे तक गए हैं। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप,
लेकिन कवि कहता है मुझे रुकना नहीं है, मुझे कुछ वादे आई है, प्रोमिसेस टू कीप, जिनको मुझे कीप करना है, रखना है, निभाना है। एंड मील्स टू गो, और मीलों जाना है, बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले। अर्थात यहां कवि ये संकेत दे रहा है कि हमें रुकना नहीं चाहिए जीवन में, बल्कि मरने से पहले हमें बहुत सारे जो हमारे कर्तव्य कर्म होते हैं उनको पूरा कर लेना चाहिए। यानी संसार में चरम उन्नति तक पहुंचने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मीलों जाना है सोने से। ये स्वामी विवेकानंद द्वारा कंपोज की हुई पोयम है। स्वामी विवेकानंद अपने जमाने के बहुत एक प्रसिद्ध योगी रहे हैं, एक महायोगी जो श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इन्होंने देश के उद्धार के लिए बहुत योगदान दिया और इनकी कहानी से लोगों को बहुत प्रेरणा मिली और इनकी जीवनी भी पढ़ने लायक है। तो मैं चाहूंगा कि मेरे जो स्टूडेंट हैं कम से कम इनको पढ़ें, इनकी शिक्षाओं से कुछ सीखें। पोयम ये बहुत अच्छी है। यहाँ कवि ने हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारे कष्ट होते हैं और व्यक्ति अधिकतर उन कष्टों में टूट जाता है। तो विवेकानंद ने इसमें कहा है कि व्यक्ति कष्टों से घबराए नहीं, बल्कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर वो बस बढ़ता रहे आगे। तो इस तरीके से ये पोयम बहुत अच्छी पोयम है, प्रेरणाप्रद पोयम है, बहुत कुछ सिखाती है हमें। तो देखें इसके टेक्स्ट पर है क्या। द बाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफल्स, द बाउंडेड स्नेक, घायल सांप, इट्स हुड अनफल्स, घायल सांप अपने हुड यानी फन को अनफल्स करता है, खोलता है। यानी जब सांप को घायल कर दिया जाए, यानी जिस सांप को अगर घायल कर दिया गया हो तो अपने फन को फैला लेता है वो क्रोध में। इट्स हुड, हुड मीन होता है फन, अनफल्स मीन होता है फैलाना। द फ्लेम, फ्लेम मीन होता है लपटें यानी चिंगारियों, चिंगारी। स्टिर्ड अप डोथ ब्लेज, जब चिंगारियों को छेड़ा जाता है डोथ ब्लेज तो ये चमक छोड़ती है, अर्थात ये भड़क उठती है। ब्लेज मीन होता है चमक छोड़ना या जोर से जल उठना, भड़क उठना। द डेजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल ऑफ हर्ट स्ट्रक लाइन्स रेज, द डेजर्ट एयर, जो रेगिस्तान की वायु होती है। जब कोई घायल शेर होता है, हर्ट स्ट्रक मीन होता है घायल शेर, हर्ट स्ट्रक लाइन्स रेज यानी घायल शेर का क्रोध, लाइन्स रेज मीन होता है शेर का क्रोध, हर्ट स्ट्रक मीन घायल। जब घायल शेर क्रोध करता है और वो जब दहाड़ता है तो पूरी रेगिस्तान की वायु रिसाउंड होती है, अर्थात प्रतिध्वनित हो जाती है। जब घायल सिंह क्रोध से दहाड़ता है तब रेगिस्तान की हवा गूंज जाती है, रिसाउंड हो जाती है। द कॉल्स ऑफ हर्ट स्ट्रक लाइन्स रेज। तो इस प्रकार से इस स्टैंजा में कवि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मनुष्य के ऊपर जब कष्ट आता है तो व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता है। कोई भी हो, अब इसमें एग्जाम्पल भी कवि देता है कि जैसे घायल सांप को अगर छेड़ा जाए, उसको परेशान किया जाए, चोट पहुंचाई जाए तो अपने फन को वो खोल लेता है। जब लपटों को छेड़ा जाता है तो वे चिंगारी छोड़ती है, और जब क्रोधित सिंह जब दहाड़ता है यानी घायल सिंह जब क्रोध से दहाड़ता है तो पूरी रेगिस्तान की वायु प्रतिध्वनित हो जाती है। द क्लाउड पुट्स forth its deluge strength when lightning cleaves its breast. The cloud mean बाद puts forth प्रस्तुत करते हैं, its deluge strength, deluge mean होता है भरमार यानी बाढ़ लाने वाली, strength mean शक्ति, यानी बादलों को, बादल अपनी बाढ़ लाने वाली शक्ति को आगे प्रस्तुत करते हैं। When lightning cleaves its breast, breast mean होता है छाती, सीना, क्लिप्स मीन होता है तोड़ना, लाइटिंग मीन बिजली। जब बिजली बादलों की छाती को चीरती है तो बादल अपनी बाढ़ लाने वाली शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। When the soul is stirred to its inmost depth, great ones unfold their best. When the soul is stirred, जब आत्मा को छेड़ा जाता है, to its inmost depth, उसकी अत्यंत गहराई पर ले जाके, तो great ones unfold their best, तो महान लोग अपने वेस्ट को, सर्वोत्तम को खोलते हैं, अनफोल्ड करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, अर्थात
यहाँ कहने का मतलब है जब व्यक्ति ध्यान में, समाधि में बहुत गहराई में प्रवेश करता है तो वो ज्ञान के बड़े बड़े मोती लाता है। आगे देखते हैं, लेट आईज ग्रो डिम। अब कवि कहते हैं, विवेकानंद कहते हैं, लेट आईज ग्रो डिम, आंखें, लेट आईज ग्रो डिम, आंखें अगर डिम होती हैं तो हो जाने दें। एंड हार्ट ग्रो फेंट, अगर हृदय फेंट होता है, धुंधला होता है, निर्बल होता है तो हो जाने दें। एंड फ्रेंडशिप फेल, और फ्रेंडशिप फेल होती है, मित्रता असफल होती है तो भी हो जाने दें। एंड लव बैटरी, और प्रेम में धोखा मिलता है, बैटरी मीन होता है धोखा, तो मिल जाने दें। लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स सेंड, और फेट भाग, इट्स 100 हॉरर्स, सैकड़ों कठिनाइयां, हॉरर्स में परेशानी, सेंड, अगर भाग आपके पास सैकड़ों कठिनाइयां भेजता है तो भेजने दो। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और घनघोर अंधेरा आपके रास्ते को ब्लॉक करता है तो करने दो। यानी कभी कहने का यह प्रयास कर रहा है कि कुछ भी हो जाए जीवन में, चाहे मित्रता फेल हो जाए, चाहे आंखें डिम हो जाए, चाहे हृदय कमजोर हो, चाहे प्रेम में धोखा मिल जाए, चाहे भाग सैकड़ों परेशानियां आपके पास भेजें, चाहे घनघोर अंधेरा आपका मार्ग रोक के खड़ा हो जाए, तो भी व्यक्ति डरे नहीं, घबराए नहीं परेशानियों से। आगे देखें, ऑल नेचर बियर वन एंग्री फ्रॉन, ऑल नेचर, पूरी प्रकृति, वियर धारण कर ले, वन एंग्री फॉन्ट, वन एंग्री फॉन्ट का मतलब होता है अपनी क्रोध में भ्रुकुटी को चढ़ा लेना। एंग्री मतलब क्रोधित, और फ्रॉन्ट मीन भ्रुकुटी, क्रोध में अपनी भ्रुकुटी का अगर चढ़ा भी लेता है, बियर कर लेता है, धारण कर लेता है, टू क्रच यू आउट, आपको कुचलने के लिए, तो स्टिल नो, तो जानो, माई सोल, हे मेरी आत्मा, यू आर डिवाइन, तुम दिव्य हो। कभी कहता है कि और यदि प्रकृति तुम्हें नष्ट करने को अपनी भ्रुकुटी चढ़ा ले तो चढ़ा लेने दो, तो भी तुम, स्टिल नो, तो भी तुम जानो, माई सोल, हे मेरी आत्मा, यू आर डिवाइन, की तुम दिव्य हो। ऑल नेचर वियर वन एंग्री फ्रॉन टू क्रच यू आउट, क्रच मीन होता है कुचलना, यू आउट, आपको कुचल देने के लिए पूरी प्रकृति भ्रुकुटी चढ़ा ले क्रोध में, तो चढ़ा लेने दो। स्टिल नो, तो भी जानो, यू माई सोल, मेरी आत्मा, तुम दिव्य हो, यू आर डिवाइन। मार्च ऑन एंड ऑन, निरंतर बढ़ते चले जाओ। मार्च ऑन मीन होता बढ़ना, एंड ऑन, निरंतर बढ़ते चले जाओ। नॉर राइट नॉर लेफ्ट बट टू द गोल, ना राइट ना लेफ्ट, लेकिन सीधे कैसे, लक्ष्य की ओर, कि ना दाएं मुड़ो ना बाएं मुड़ो, सीधा लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते चले जाओ। तो इस तरीके से कवि ने बड़ा साहसपूर्ण तरीके से हमें प्रेरित किया है, और एक टाइप से ऊर्जा भी प्रदान करती हुई पोएम। आशा है ये जो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट करें, और जो भी आप कमेंट करना चाहें, अपनी बात को कहना चाहें, उसको कमेंट में कहें। आप हमें सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, इसमें भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक को हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आगे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।